हर बार हमारी सिचुएशन ऐसी होती है कि कोई ना कोई बच्चा ऐसा हम ले लेते हैं जिसकी वो सब्जेक्ट की पहली क्लास होती है, तो बहुत टाइम हम लोग को वेस्ट नहीं करना पड़ता है, बट फिर भी बताना पड़ता है कि लॉ में एक पार्टी अगर ऑफ़र देती है और दूसरी पार्टी अगर उस ऑफ़र को एक्सेप्ट कर लेती है तो ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस को एग्रीमेंट बोला जाता है। प्रॉमिस भी बोलते हैं उसको, प्रॉमिस। और एग्रीमेंट दो तरह के होते हैं, एक जिनको लॉ की मदद से एनफोर्स किया जा सकता है, जैसे आपने ऑफर दिया, मैंने एक्सेप्ट कर लिया, हम दोनों ने एक दूसरे से जो वायदा किया है, प्रॉमिस किया, उसको पूरा करना पड़ेगा। अगर आपने वायदा पूरा नहीं किया तो मैं कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाऊंगा और बोलूँगा कि वायदा पूरा करवाइए इससे, और कोर्ट मेरी मदद करेगा। तो हम लोग बोलते हैं एग्रीमेंट में लॉ का फोर्स आ गया, फोर्स एनफोर्सेबल हो गया। बट अगर आपका और हमारा एग्रीमेंट ऐसा है कि आपने अपना वायदा पूरा नहीं किया, तोड़ा, और मैंने कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया और कोर्ट मुझे बोलता है बेरी चल चल निकल, हम लोग तेरे को एंटरटेन नहीं करेगा, तो हम बोलते हैं कि एग्रीमेंट नॉट एनफोर्सेबल है। बंद ही कर दो, आप लॉक कर दो, बाद में देखेंगे। अब आप मत उठ यार, ये लोग बार बार लेट आके डिस्टर्ब करते रहेंगे। ओके, सो एग्रीमेंट्स, अगर मैं बोलता हूँ कि कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाने पर कोर्ट बोलता है नहीं जी हम तुम्हारी बात नहीं सुनेंगे, हम तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकते, चले जाओ, तो वो नॉट एनफोर्सेबल एग्रीमेंट है। हमें ऐसे एग्रीमेंट्स में कोई इंटरेस्ट नहीं है। हमारा पूरा डिस्कशन रिवॉल्व्स अराउंड ओनली दोज एग्रीमेंट्स जिनमें पार्टीज के बीच में लीगल रिलेशनशिप डेवलप हो गई है। लीगल रिलेशनशिप डेवलप होने का मतलब लीगल रिश्तेदारी, लीगल बॉन्ड, लीगल टाई, ये देखिएगा, लीगल बॉन्ड, बॉन्ड मतलब संबंध, लीगल रिलेशनशिप, लीगल टाई, इन सब का मतलब क्या है? इन सब का मतलब आप और हम एक लीगल धागे से बांध दिए गए हैं। वी हैव बीन टाइड विद लीगल रिलेशनशिप। अगर मैं पूरा नहीं करूंगा तो आप कोर्ट में न्याय मांगने चले जाओगे, और आप पूरा नहीं करेंगे तो मैं न्याय मांगने चला जाऊंगा, और कोर्ट मदद करेगा। ऐसे एग्रीमेंट्स को, एनफोर्सेबल एग्रीमेंट्स को हम लोग कॉन्ट्रैक्ट्स का नाम देते हैं। तो हम लोग अभी इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में जो भाई फॉर्मुलेट हुआ था, उसका एक चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं। ये उन लोगों के लिए जिनकी पहली क्लास है। तो आपको कोई बोले कॉन्ट्रैक्ट, दीदी साइड हो जाइए, आपको कोई बोले कॉन्ट्रैक्ट, तो उसका मतलब ये है कि भाई ऐसा एग्रीमेंट फॉर्म हुआ है जिसमें वायदा भाई पूरा करना पड़ेगा, नहीं पूरा किया तो कोर्ट में जाकर भाई उधर पूरा करा लेगी पार्टी। अब आप ध्यान से सुने, एक एग्रीमेंट को कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए बहुत सारी कंडीशंस को सेटिस्फाई करना पड़ता है। सर ये बहुत सारी कंडीशन में इतने सारे टिक लगा दिए आपने, हाँ दी। अब अगर इनमें से एक भी कंडीशन अनसेटिस्फाइड रह जाए तो दो बातें होती हैं। या तो हम बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट बना ही नहीं, उसको बोलते हैं वॉइड एग्रीमेंट, VOID का मतलब होता है खाली, एम्प्टी। या हम बोलते हैं कि भाई उधर बन तो गया है बट डिफेक्टिव है यार। तो ये चीज़ ख्याल रखिएगा कि अगर वो कंडीशंस जिनके बारे में हम डिस्कशन करने वाले हैं वो कुछ ऐसी हैं कि अगर वो सेटिस्फाई नहीं हुई तो भैया लीगल रिलेशनशिप शुरुआत से ही बना ही नहीं, वॉइड एब इनिशियो,
शुरुआत से वॉइड है, एम्प्टी है, नल है। और कुछ ऐसी है कि भाई दूसरे तरह के डिफेक्ट्स पैदा हो जाते हैं। तो इसको ध्यान में रखते हुए चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए, सबसे पहले कंसेंट का मतलब आप सबको समझ में आना चाहिए। हाँ, मैंने आपको ऑफर दिया, मैं इतना माल इतने भाव में बेचना चाहता हूँ, खरीदोगे क्या, ये मेरी टर्म्स हैं। आपने बोला हाँ। अब हाँ भी कैसा, जितनी मैंने ऑफर में टर्म्स बोली आप सारी की सारी वैसी की वैसी मानने को राजी हो तो ही हाँ बोलेंगे। आप बोलते हो नहीं तो बात खत्म, कोई लीगल रिलेशनशिप पैदा ही नहीं होगी। आप बोलते हो हाँ पर, ये अगर मगर पर बट इफ ये सब, इसको हाँ नहीं बोलते। हाँ मतलब कि आपकी हाँ होनी चाहिए इन टोटलिटी। ये लैटिन टर्म है जी, इन टोटो। इन टोटो मतलब टोटलिटी, वर्ड है TOTALITY। नो इफ, नो बट, एब्सोल्यूट यस होना चाहिए, तब जाके कॉन्ट्रैक्ट बनने की बात होती है, लीगल रिलेशनशिप पैदा होने की बात होती है। आप बोलो बेरी तेरा ऑफर अच्छा है बट हमको ऐसा ऐसा चेंज चाहिए इसमें, वी वांट चेंज, बदलाव चाहिए इसमें, यार उसको हम लोग एक्सेप्टेंस नहीं बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे मैं आपको ऑफर दे रहा हूँ और आप अपना ऑफर मुझको दे रहे हो। काउंटर ऑफर दे दिया आपने मुझे, मैं ऑफर दूँ आप बोलो हाँ एकदम हाँ, तो भाई जाकर एक्सेप्टेंस हुआ, एग्रीमेंट हुआ भाई, तब जाके कॉन्ट्रैक्ट बनने के बारे में सोच सकते हैं। बट आप बोलो हाँ बट सब्जेक्ट टू दिस कंडीशन, अरे भाई फिर तो आपने काउंटर ऑफर दे दिया। तो आइए अब इसका किस्सा भाई संभाल लें। फ्री कंसेंट, कंसेंट का मतलब हाँ, कंसेंट के लिए एक वर्ड और बताइए, असेंट। मैंने आपको पूछा था कभी हाँ के लिए, असेंट के लिए एक वर्ड और बताइए, और फिर मैंने बताया भी था, आप बता नहीं पाए थे, एक्वीजेंस बोलते हैं। सो कभी ये वर्ड्स देखें, एक्वीजेंस मतलब कोई हाँ बोल रहा है, असेंट बोले देखिए कोई हाँ बोल रहा है, कंसेंट बोले हाँ बोल रहा है। अगर आपकी हिंदी अच्छी है तो रजामंदी बोलते हैं, दैट सिंपली मीन्स टू से यस। अब भाई मुद्दा यह है कि एक कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए पार्टीज, ये देखिए मैं कुछ फ्रेजेस यूज कर रहा हूं, पार्टीज मस्ट बी एट कंसेंसस एड इडम। देखिए हम लोग कुछ लैटिन टर्म्स बार बार यूज करते हैं, जैसे अभी मैंने आपको लैटिन टर्म सिखाया इन टोटो। इन टोटो मीन्स इन टोटालिटी। दीदी ये 9 बजे का टाइमिंग है, 9 बजे तक एंट्री ले लेना चाहिए। आइए बैठिए, अभी आप ही से खुलवाएंगे, कोई आएगा तो। बी रेडी। आया कोई? अभी आप ही को बोले भाई, आप नहीं, अपनी अब दीदी से ओपन कराएंगे। इन टोटो मीन्स इन टोटालिटी। अभी मैंने एक फ्रेज और यूज किया था लैटिन का, वॉइड एब इनिशियो। इसका मतलब खाली है, लीगल रिलेशनशिप नहीं। इनिशियो के लिए इंग्लिश वर्ड है इनिशियल। इनिशियल का मतलब होता है शुरुआत से, शुरुआत से खाली है। कंसेंसस एड इडम का मतलब क्या होता है दी? मैचिंग ऑफ माइंड्स। सबको पता भाई, मैचिंग ऑफ माइंड्स मतलब, कैन यू एक्सप्लेन व्हाट इज मैचिंग ऑफ माइंड्स? सिंस यू वर टॉकिंग, can you tell me what is matching of minds? No, we don't want an example. We need you to state another by other explanation for this, not an example. When two or more parties agree upon, ये देखिएगा जी, same thing, and they agree upon same thing in the same sense,
एंड एट द सेम टाइम, ये तीन बातें भाई समझ लीजिए, पार्टीज के माइंड आर एट कंसेंसस एट द टर्म। जब दोनों पार्टी सेम चीज को सेम सेंस में समझें और सेम टाइम पर वो चीज समझ लें। मान लीजिए मैंने कुछ बोला, आपने कुछ समझा, मैं कुछ और बोल रहा हूं, हमारे माइंड्स मैच नहीं कर रहे। मैंने कुछ बोला, मैं जो बोल रहा हूं भाई उधर मैं समझ रहा हूं, बट आप उसको समझ रहे हैं 2 दिन के बाद। उसके पहले ही आपने हाँ बोल दिया। आपने हाँ तो बोला है, बट वी हैव नॉट अंडरस्टूड सेम थिंग इन द सेम सेंस एट द सेम टाइम। अंडरस्टैंडिंग सेम थिंग का टाइमिंग भी सेम हो तो जाकर बोलते हैं उनके माइंड्स मैच किए हैं। टाइम लैग, LAG, लैग मतलब छूट जाना। बोलता वाई आर यू लैगिंग बिहाइंड, तुम क्यों पीछे रह गए, तुम क्यों पीछे छूट गए। जो अंडरस्टैंडिंग है उसका भी टाइमिंग सेम होना चाहिए, तब जाकर बोलते हैं कि पार्टीज आर एट कंसेंसस एट इट। मैंने सपोजिंगली आपको एक ऑफर दिया, मैंने बोला दीदी एग्जाम्पल देने की कोशिश कर रही थी, भाई 9 बजे का टाइमिंग है ना भाई जी, थे कितने बजे आ रहे हो, 9:20 बज गया, कल कहाँ थे, तुम्हें तो हर हफ्ते कोई ना कोई काम ही होता है, बंद करो गेट। और भी है, मर्जी भाई आप लोग चले आ रहे हैं। मैन के केस में तुम बोलेंगे आ गया मैन, बहुत बड़ी बात, मैन पीछे चले जाओ, गो बैक। ये इसके साथ बैठ जाओ, ये मधुर कुमार है, इसके बगल में बैठ जाओ, बुक शेयर हो जाएगी। सो कंसेंसस एट इट मीन्स परफेक्ट मैचिंग ऑफ माइंड्स। मैं एग्जांपल दे रहा था कि मेरे पास 6 गाड़ियां हैं, मैं 6 की 6 बेचना चाहता हूं। बात समझिएगा, मैं तो सिचुएशन क्रिएट कर रहा हूं, आई वॉन्ट इवन कॉल इट एन एग्जाम्पल। मैंने न्यूज़पेपर में एडवर्टीजमेंट दिया था, मेरी एक गाड़ी है ये वाली कंपनी की, शेवरले। तो शेवरले की मेरी गाड़ी है, शेवी बोलते हैं इसको विदेशों में, ऐ तो शेवी शेवी। महाराष्ट्र में सुंदर लड़की को छावी बोलते हैं, छावी महाराष्ट्र में। तेरी छावी कैसी है रे, मतलब हाउ इज योर गर्लफ्रेंड, ओके। तो ये शेवी मैंने बेचने का न्यूज़पेपर में ऐड दिया था। अच्छा मॉडल है, इंडिया में मिलता नहीं है, मैंने यूज़ किया 3 साल, इंपोर्ट की थी गाड़ी, ठीक है। वो मैंने फिर डिसाइड किया, देखा लोगों ने अपने अपने ऑफर दिए, मेरे को पसंद नहीं आया, मैंने गाड़ी बेचनी पड़ी है मेरे पास। मैंने डिसाइड किया नहीं यार ये गाड़ी मेरे को नहीं बेचनी, ऐड भी दे दिया, लोगों के ऑफर भी सुन लिए, बट आई वाज नॉट हैप्पी, तो मैंने किसी के साथ सौदा नहीं किया, ठीक है। अब मैंने न्यूज़पेपर में ऐड दिया अपनी बेंटली बेचने का, बेंटले कार है भाई। तो आपने वो बेंटले वाला ऐड नहीं पढ़ा हुआ, आपने शेवरले वाला ऐड पढ़ा हुआ था। तो आप आए मेरे पास और आपने अपना ऑफर दिया, बोला कि मैं आपकी गाड़ी 35 लाख में खरीदने को राजी। देखिए शेवी का मार्केट रेट है 50 लाख, बेंटले का भी है 55-60 लाख के आसपास है, यूज्ड कार का। तो आप शेवी का ऑफर दे रहे हो और मैं सोच रहा हूं आप मेरा ताजा वाला ऐड पढ़कर आए हो और बेंटले का भाई उधर आप मुझे ऑफर दे रहे हो। तो आप कुछ
सोच कर ऑफर दे रहे हो और मैं कुछ सोच कर एक्सेप्टेंस कर रहा हूं, आवर माइंड्स आर नॉट मैचिंग, देयर इज नो कंसेंसस एट इट। अगर आपने ऑफर दिया और मैं हाँ बोल भी दूं तो भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा, बिकॉज वी हैव नॉट एग्रीड अपॉन सेम थिंग एट द सेम सेंस एट द सेम टाइम। सो दिस कंसेंट, रजामंदी, हाँ बोले तो भाई उधर अपना पूरे मैचिंग ऑफ माइंड की एग्जिस्टेंस हो तो जाकर ढंग से कॉन्ट्रैक्ट बनते हैं, नहीं तो दो बातें होती हैं। ये देखिएगा जी, कंसेंट मीन्स रजामंदी, हाँ बोलना। कंसेंट के बारे में दो बातें क्लियर कट समझ लेनी चाहिए। कंसेंट या तो है ही नहीं, एब्सेंस ऑल टुगेदर। क्या जी, कंसेंट है ही नहीं, रजामंदी है ही नहीं। दूसरा, एग्जिस्ट बट इज डिफेक्टिव। अगर किसी भी एग्रीमेंट में, किसी भी सिचुएशन में कंसेंट लुप्त है, सर इतनी हिंदी मत बोलिए, गायब है, नदारद है, नहीं है, एब्सेंट ऑल टुगेदर, तो भैया कॉन्ट्रैक्ट बनने का सवाल भी नहीं उठेगा। एग्रीमेंट कैसा होगा जी? वॉइड एग्रीमेंट होगा। तुम क्या कुछ स्पेशल हो क्या? तुमको हर रोज हम लोग लेट झेलें क्या? बकवास मत करो, खाली बैठ जाओ चुप करके। नल एंड एम्प्टी, नल एंड एम्प्टी को बोलते हैं वॉइड। शुरुआत से, एब इनिशियो, शुरुआत से जो नल है, इनफेक्टिव है, कोई लीगल रिलेशनशिप बना ही नहीं। और जहां लीगल रिलेशनशिप बना ही नहीं, वहां पे कोई पार्टी जाके कोर्ट का दरवाजा खटकाएगी, कोर्ट बाहर निकाल देगा, बोलेगा चल बाहर निकल, हम एंटरटेन ही नहीं करेगा। लीगल रिलेशनशिप ही नहीं है, तू हमसे बात भी क्यों कर रहा है? कोर्ट में जज ऐसे ही बोले, बाहर निकाल इसको। सो अगर कंसेंट है ही नहीं तो एग्रीमेंट इज अ वॉइड एग्रीमेंट। बट अगर कंसेंट है बट डिफेक्टिव है तो दो बातें हो सकती है, या तो कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल हो जाएगा। वॉइडेबल मतलब, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट्स वो होते हैं जिनको अवॉइड किया जा सकता है। और अवॉइड कौन करेगा? जिसका कंसेंट फ्री नहीं है, वो कोर्ट में प्रूफ करेगा, ए भाई मेरी हाँ परफेक्ट नहीं है, डिफेक्टिव है मेरी हाँ, इसलिए मुझे माफ कर दिया जाए, मेरे को कॉन्ट्रैक्ट अवॉइड करना है। तो भाई वॉइड एग्रीमेंट और वॉइड कॉन्ट्रैक्ट में डिफरेंस क्या होता है? वॉइड एग्रीमेंट्स वो होते हैं जिनमें कोई लीगल रिलेशनशिप शुरुआत से ही बना ही नहीं, कोर्ट में जाने का सवाल ही नहीं उठता है। वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट्स वो होते हैं जिसमें वो पार्टी जिसके साथ अन्याय हुआ है, जिसका कंसेंट फ्री नहीं है, डिफेक्टिव है, वो चाहे तो कॉन्ट्रैक्ट कंटिन्यू कर ले, वो चाहे तो कॉन्ट्रैक्ट को अवॉइड कर दे, ये ऑप्शन उसको मिल जाता है। तो अगर कॉन्ट्रैक्ट एग्जिस्ट करता है बट डिफेक्टिव है तो या तो वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट बनेगा, और एक स्पेशल सिचुएशन में वॉइड एग्रीमेंट भी बनता है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि कंसेंट का ना होना एकदम है ही नहीं, कंसेंट would always result in a nullity, nullity, nullity मतलब खाली। मैंने बताया था, ये नल्ला बोलते हैं हम लोग, ऐसा ये नल्ला है, ऐसा बोलता हम लोग। नल्ला मतलब ना मेल ना फीमेल, तो यार नलिटी मतलब एम्प्टी, वॉइड, नथिंग, नो लीगल रिलेशनशिप। ओके, मुझे इसके एग्जाम्पल देने, मुझे इसके भी एग्जाम्पल देने चैप्टर चालू होने के पहले। तो ये सर बेस बिल्ड कर रहे हैं चैप्टर चालू होने के पहले? हाँ जी। देखिए, अगर कंसेंट इज कॉज्ड बाय
कोअर्शन, इसका मतलब अभी थोड़ी देर में समझेंगे। सर एक कोअर्शन मतलब एग्जाम्पल तो दे दीजिए। मैंने आपको ऑफर दिया कि आपने मुझे ऑफर दिया कि आप मेरा घर 6 करोड़ में खरीदना चाहते हो। मेरे घर की मार्केट वैल्यू 8 करोड़ है। आपने ऑफर दिया 6 करोड़ का, और साथ में मेरे भाई उधर सामने गन भी निकाल के रख दी, टेबल पे ऐसे गन निकाल के रख दिया, ऐसा घोड़ा ऐसा गन निकाल के रख दिया। बोला मेरी तेरा घर 6 करोड़ में खरीदना मेरे को, बेच रहा है? हाँ, मैंने डर के मारे हाँ बोल दिया। तो भाई कॉन्ट्रैक्ट बन तो गया बट इफेक्टिव है, क्योंकि मेरा जो कंसेंट है वो जोर जबरदस्ती से आपने भाई उधर गैदर किया, कोअर्शन है। कॉन्ट्रैक्ट बन गया। मेरे पास 2 रास्ते हैं, मैं ब्रॉडली बता रहा हूँ, अब क्या होगा डिटेल में आगे जाकर हम लोग डील करेंगे इसमें। 2 रास्ते ये हैं कि मैं सोचूं छोड़ यार, ये गुंडा आदमी है, 6 करोड़ दे रहा है, 4 करोड़ भी बोलता तो मैं इसको मना थोड़ी कर पाता। 6 करोड़ मिल रहे हैं भाई, किस्मत अच्छी है। मैं बोला कोई बात नहीं, ठीक, लेट्स कंटिन्यू। कॉन्ट्रैक्ट बन गया। आई हैड एन ऑप्शन ऑफ अवॉइडिंग द कॉन्ट्रैक्ट, मैंने नहीं किया। तो डील है, हाँ डील है। मैंने समझौता कर ली, बोला नहीं मुझे सच में डर लगता है गुंडों से। दूसरा ऑप्शन, मैंने उस वक्त तो हाँ बोल दिया, बाद में मैंने इंतजाम कर लिया अपनी सिक्योरिटी का, और फिर कोर्ट में प्रूफ कर दिया कि मेरे साथ कोअर्शन हुआ है, इसीलिए मैं कॉन्ट्रैक्ट अवॉइड करूंगा। कोर्ट ने मुझे बोला हम तेरे साथ हैं, बट प्रूफ मुझको करना पड़ेगा कि आपने मुझे गन दिखाई थी। सर आप प्रूफ नहीं कर पाए तो डील इज वैलिड। ले सर इसमें गलती गुंडे की है, फिर भी आप मर जाएंगे। हाँ, अगर कोई आदमी बोलता है हाय अन्याय महाराज, जज साहब दुहाई मेरे साथ अन्याय हुआ है, तो भाई द ओनस, ONUS, burden, the burden responsibility of proving that coercion has been exercised lies on that party जो क्लेम कर रही है कि भाई मेरे साथ कोअर्शन हुआ। कोर्ट उसको बोलेगा है भाई प्रूफ कर कि तेरे साथ कोअर्शन हुआ। ये रूल है। सर इसकी एक्सेप्शंस भी होती है? हाँ होती है ना भाई। एक्सेप्शंस क्या होती हैं? आप अबू सलेम हो, आप छोटा राजन हो, आप ऐसा कोई नोटेड क्रिमिनल हो जिसके लिए आम बात है ये सब हरकतें करना, तो उस केस में कोर्ट सामने वाले को बोल सकता है कि भाई प्रूफ कर कि तूने गन नहीं दिखाई। वो रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केसेस में होता है। जनरली जो आदमी बोलता है हाय मुझे बचाओ, मेरे को कॉन्ट्रैक्ट अवॉइड करना है बिकॉज मेरे साथ कोअर्शन हुआ है, जज बोलेगा तू प्रूफ कर सकता है कि तेरे साथ कोअर्शन हुआ है? बोला नहीं, बोला तो फिर अवॉइड नहीं होगा। ये लॉ है, अंडरस्टैंड दिस। खैर एनीवे, ये सब बातों में तो हम आगे भाई जाकर पहुंचेंगे। तो प्रिलिमिनरी स्टेज है कंसेप्ट को डेवलप करने की। कंसेप्ट है ही नहीं, एक कंसेंट है ही नहीं वाला केस क्या? एक बहुत फेमस केस है जी, बाला देवी वर्सेस एस मजुमदार, कैलकाटा का केस है जी। ये केस इंपॉर्टेंट है, इसका नाम याद रखना पड़ेगा, आपके बुक में है। मेरे को मौका मिलेगा पढ़वाने का तो मैं पढ़ने दूंगा, अदरवाइज बहुत लंबा चैप्टर है, इतना टाइम है नहीं मेरे पास। ये केस का बेसिस क्या है? ये है जी बेसिस। सर कितना लैटिन फ्रेजेस अपने को पूरे लॉ में करना पड़ेगा? 20 से 25 बस। सर 3-4 तो आप अभी बोल चुके हैं। इन टोटो, इन टोटालिटी, वॉइड एब इनिशियो, शुरुआत से जो नल है, इनफेक्टिव है। कंसेंसस एट इडम, मैचिंग ऑफ माइंड्स, 3 तो यही हो गया, अभी आप चौथा फिर बोल रहे हैं। कितने हैं टोटल पूरे लॉ में? 20, मैक्सिमम 25।
सर हम नहीं करें तो चलेगा, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड कि दीज आर कॉमन फ्रेजेस, बार बार यूज होते हैं। नॉन एस्ट फैक्टम इतना कॉमन नहीं है, बट फिर भी आप लर्न कर लें तो बहुत बढ़िया है। नॉन एस्ट फैक्टम का मतलब लैटिन में होता है इट इज नॉट माई डॉक्यूमेंट, ये मेरा डॉक्यूमेंट है ही नहीं। एक विडो थी, 70-80 साल की होगी, बूढ़ी भी थी, हस्बैंड भी नहीं था, डेथ हो गई थी हस्बैंड। हस्बैंड बहुत रिच था, जमींदार था, बहुत सारी प्रॉपर्टीज थी, मर गया। तो अब ये लेडी खेत थे, खलिहान था, ऑर्किड्स थी, फ्रूट वाले गिविंग ट्रीज थे, बहुत बड़ी प्रॉपर्टी थी। उसको मैनेज करने के लिए उसने अपने भतीजे या भांजे को बुला लिया। भतीजे और भांजे का नाम था एस मजुमदार। एस मजुमदार भाई, जिनकी पहली क्लास है, किसी भी केस में जो पहला नाम होता ना, वो शिकायत करने वाली पार्टी का होता। जिसने कोर्ट के दरवाजे पे जाके कुंडी खटकाई, जज साहब दुहाई बचाइए, मेरे साथ अन्याय हो रहा है, शिकायत करने वाले का नाम पहले लिखा जाता है। तो हुआ ये कि उसने क्या किया, अपनी चाची या मामी जो भी थी ओल्ड लेडी, उसको बोला कि भाई कुछ कोर्ट के कागज हैं, दे वुड हेल्प मी टू फाइट एंड एडजस्ट लीगल मैटर्स इन कोर्ट, यू वोंट हैव टू गो टू कोर्ट, मैं वो सारे मैटर्स कोर्ट में खुद हैंडल कर लूँगा। आप बुजुर्ग हो, आप कहाँ कोर्ट में बार बढ़ जाओ, तो आप ये डॉक्यूमेंट्स पे साइन कर दो, तो मैं आपका जो अफेयर्स हैं, लीगल मैटर्स हैं, उनको बड़े अच्छे से मैनेज कर लूँगा। दिस इज व्हाट ही टोल्ड हर। और उसने वो डॉक्यूमेंट दिए। ये लेडी को पढ़ना लिखना नहीं आता था, सिग्नेचर करा लिया, उसका अंगूठा ले लिया, सिग्नेचर करा लिया। उनमें पेपर्स में लिखा क्या था कि वो लेडी अपनी मर्जी से अपनी सारी प्रॉपर्टी भतीजे के नाम ट्रांसफ़र कर रही, ये लिखा हुआ था उस पर। उसने साइन कर दी। उसके बाद उसने भाई भतीजे ना या भांजा जो भी था, उसने बुढ़िया को प्रॉपर्टी से बाहर निकाल दिया। तो वो लेडी भाई अपना प्रूफ लेकर कोर्ट में पहुंच गई। उसने कोर्ट को बोला, जज साहब कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ है। भाई साहब, ये इसका मतलब ही है कि थोड़ी देर में, इसका मतलब ही है, संभालिए, अलर्ट रहिएगा। नॉन एस फैक्टम आपको याद नहीं था, जबकि आप लॉ वोकैबुलरी बिल्डिंग क्लास कर चुके हो। नॉन एस फैक्टम बोला तो आपको याद आया। बाला देवी वर्सेस एस मजुमदार केस आपको याद नहीं था, लॉ वोकैबुलरी क्लासेस में भी कराया जाता है। याद आया आपको? अच्छा, नॉन एस्ट फैक्टम याद था आपको? केस याद था? ओके, एग्जैक्टली वही कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि नॉन एस्ट फैक्टम याद नहीं था। आप में से कुछ लोगों को लॉ चालू होने के पहले हमने वोकैबुलरी क्लासेस दी हैं, सबको देते हैं। और शॉर्ट टाइम 2 महीने के पीरियड में कुछ लोगों को जानबूझ के इसलिए नहीं दी क्योंकि हम तो भाई डिटेल में डील करेंगे ही, बट कोई 6 महीने के कोर्स के लिए पढ़ रहा होता है तो उसको वोकैबुलरी क्लासेस अलग से बिठा कर देते हैं हम लोग। वी मेक देम डू दोस क्लासेस। उसमें उनकी वोकैबुलरी और इंग्लिश बिल्ड करने का ऑब्जेक्टिव होता है। लोग करते तो हैं क्लासेस, उसका 10% भी अगर उनको याद रह जाए तो उनकी इंग्लिश इम्प्रूव होना चालू हो जाता है। तो ये जो वीडियो क्लासेस हैं जिसमें कोई चैप्टर नहीं हम पढ़ाते हैं बट बेस बिल्डिंग करते हैं, वो इम्पॉर्टेंट होती हैं आपके लिए। बट अगर आप शॉर्ट टाइम के लिए आए हैं तो टेंशन की कोई बात नहीं हो, जितना वो क्लासेस में करते हैं वो तो डिटेल में हम करते ही हैं। बट एक होता है प्री प्रिपरेशन, प्रिपरेशन के पहले प्रिपरेशन, वो उसके लिए किया जाता है। तो ये लेडी ने वहाँ कोर्ट में प्रूफ कर दिया कि जज साहब सिग्नेचर मेरे हैं
थंब इम्प्रेशन मेरा है, बट ये मेरा डॉक्यूमेंट नहीं है। कोर्ट ने बोला मतलब ये जज साहब, अगर मुझे पता होता कि मुझसे इस तरह के डॉक्यूमेंट पे साइन कराए जा रहे हैं, मैं तो इलिटरेट हूँ, मेरे को तो पढ़ना भी नहीं आता है, और चलिए पढ़ना भी आता है, मेरी नज़र भी कमज़ोर है, और इससे बोला कि कल मॉर्निंग में कोर्ट में जाना है, आप करिए फटाफट। मैंने कर दिए, उसे प्रूफ किया, जज सेटिस्फाइड हुआ, बोला ये सिग्नेचर मेरे हैं बट इसमें मेरा माइंड था ही नहीं। बोला मैचिंग ऑफ माइंड का सवाल ही नहीं उठता जज साहब, यहाँ पे तो मैंने अपना कंसेंट दिया ही नहीं। बोला मैंने भले साइन कर दिया हो, भले मेरा अंगूठा लग गया हो, बट मेरा माइंड इसमें था ही नहीं, देयर इज नो कंसेंट। तो ये जो बना है ये वॉइड है। जज ने बोला हाँ वॉइड है। और भतीजे को बोला गया, भांजे को बोला गया, चल सारी प्रॉपर्टी और कंट्रोल इसी बुढ़िया के हाथ में वापस, तेरा कुछ नहीं है, चल निकल यहाँ से। ऐसा कोर्ट ने फैसला सुना दिया। सो अगर कंसेंट एब्सेंट हो, है ही नहीं, वो तो लेडी बोल रही है मैं तो साइन ही नहीं करती, मुझे पता होता, इट्स नॉट माई डॉक्यूमेंट, मतलब मुझे पता होता कि ये डॉक्यूमेंट है, मैं तो साइन ही नहीं करती। तो उसने नॉन एज फैक्टम एस्टैब्लिश किया, प्रूफ किया। कैसे किया वो डिटेल मेरे पास नहीं, उसे प्रूफ किया, और कोर्ट ने बोला इसमें तो कंसेंट है ही नहीं, वॉइड एग्रीमेंट, हटा। हम लोग इंटरेस्टेड क्या है कि अगर कंसेंट कई बार होता है, जैसे आपने गन दिखाई थी ना, मैंने हाँ तो बोल दिया था, हाँ था, बट वो डरा हुआ हाँ था। कोवर्शन, तो उसमें क्या ऑप्शन था, कॉन्ट्रैक्ट बना था। कैसा कॉन्ट्रैक्ट बना था, वॉइडेबल, मैं चाहूं तो कंटिन्यू कर लूं, चाहूं तो अवॉइड कर लूं। अवॉइड करना है तो प्रूफ भी मुझे ही करना है कि मेरे को गन दिखाई गई है। कोवर्शन अगर है भाई, कोवर्शन के अलावा देखिएगा मिसरिप्रेजेंटेशन, ये क्या अभी बात करते हैं, मिसरिप्रेजेंटेशन, तो भी भाई डिफेक्टिव कंसेंट। फ्रॉड है, फ्रॉड, तो भी डिफेक्टिव। अनड्यू इन्फ्लुएंस हुआ, अनड्यू इन्फ्लुएंस, तो भी कंसेंट एग्जिस्ट करता है बट डिफेक्टिव है। सर कैसे, ये सब चीज़ें बताइए, तो एक एक करके बता रहे हैं, एक एक करके डील करना चालू करें। और मिस्टेक हुई तो दो बातें हो सकती है मिस्टेक के केस में, वॉइड एग्रीमेंट भी हो सकता है, बना ही नहीं, कॉन्ट्रैक्ट है ही नहीं, बोथ आर मिस्टेकन अबाउट समथिंग। सर एक एग्जांपल दीजिए ना, मैं अपना घर रोहतक में, रोहतक हरियाणा स्टेट, वहां पर है मेरा घर। मैंने लास्ट कब देखा था, 3 महीने पहले गया था, ताला लगा हुआ। ये भी कलकत्ता में रहते हैं, इन्होंने मेरा घर रोहतक वाला कब देखा था, 6 महीने पहले इनको मैं ले गया था। कलकत्ते में बैठ के सौदा कर रहे हैं कि मेरा जो रोहतक वाला घर है मैं बेचने को राजी हूँ 1.5 करोड़ में, खरीदेगा क्या, ऑफर दिया। इन्होंने बोला हाँ मैं भी राजी हूँ। एग्रीमेंट हो गया, रजिस्ट्री के लिए जाएंगे हम लोग रोहतक, एग्रीमेंट हो गया, कॉन्ट्रैक्ट बन गया। इनको और मेरे को पता ही नहीं कि वो जाटों के जो दंगे हुए थे, दंगे राइट्स, उसमें घर जला दिए किसी ने हमारा। मेरा घर वो दंगों में भाई उधर गायब हो गया घर। तो क्या वी आर मिस्टेकन अबाउट कि घर एग्जिस्ट करता है, और जबकि घर है ही नहीं, तो यहां पर कॉन्ट्रैक्ट बनेगा ही नहीं। वॉइड एग्रीमेंट है, नो कॉन्ट्रैक्ट। सर वॉइडेबल, अरे क्या वॉइडेबल, सब्जेक्ट मैटर ही नहीं है, जिस पर हम कॉन्ट्रैक्ट बना रहे हैं वो एग्जिस्टेंस में ही नहीं है। तो भाई तो मिस्टेक, वी आर मिस्टेकन। इसको लगता है कि भाई उधर घर है, मेरे को भी लगता है घर है, तो अगर दोनों तरफ से मिस्टेक हो तो एग्रीमेंट वॉइड हो सकता है। बट अदरवाइज ये सब जितनी चीज़ें हैं जो अभी हम डिस्कस करेंगे, इन सब से कॉन्ट्रैक्ट बन तो जाता है, बट वो वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट बनता है। मिस्टेक खाली अनोखा है, उसमें हो सकता है वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट नहीं होकर वो वॉइड एग्रीमेंट ही हो जाए, ऐसा पॉसिबल है। तो आइए इनका डिस्कशन एक एक करके चालू करते हैं। तो 2 बातें क्लियर रखिए, अगर कंसेंट है ही नहीं तो वॉइड एग्रीमेंट ही बनेगा।
और अगर कंसेंट है बट इफेक्टिव है तो वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट बनेंगे। कभी कभार मिस्टेक वगैरह के केस में वॉइड एग्रीमेंट हो सकते हैं। भाई साहब रुकिए, आपका थोड़ा हमको केस समझना है का। देखिए पॉसिबल होगा तभी दूंगा, नहीं तो नहीं दे पाऊंगा। नहीं तो डिस्कशन चलेगा, मैं भी थोड़ा बहुत बोलेंगे, पढ़ने दूंगा। वैसे टाइम है नहीं आज मेरे पास। अब सुनिए, पहला डिस्कशन है जी कोअर्शन। कोअर्स में मैं जब वोकैबुलरी क्लासेस कराता हूँ ना, तो लोगों को इंग्लिश सिखाने की कोशिश करता हूँ। कोअर्स में जो साउंड है इसकी सुनाई पड़ेगी। कोअर्स, फोर्स, जोर जबरदस्ती। तो अगर आप किसी को जोर जबरदस्ती से किसी कॉन्ट्रैक्ट के लिए राजी करा लें तो बोलते आपने कोअर्शन एक्सरसाइज किया। कोअर्स मतलब किसी को आप फोर्स कर रहे हैं, कंपेल। कंपेल से वर्ड बने कंपल्शन, कंपेल से वर्ड बने कंपल्सरी। सर क्या होता है कोअर्शन में? 4 तरीके होते हैं सामने वाले को कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कराने के। मैं आपको ऑफर देता हूं और बोलता हूं भाई ऑफर है, एक्सेप्ट कर ले। आप कुछ हाँ ना का जवाब दो, मैं आपको मारना पीटना चालू कर देता हूं। बोला ये मार क्यों रहा हमको? बोला हाँ बोल, नहीं तो और पिटेगा। तो मैंने वायलेंस एक्सरसाइज किया आपके साथ और आपसे हाँ बुलवा दिया। मैं जो काम किया ना, दैट इज नॉट अलाउड बाय इंडियन पिनल कोड। इंडिया में 2 तरह के लॉज हैं, एक क्रिमिनल लॉज है और एक सिविल लॉज है। जो सिविल लॉज हैं they come under code of civil procedure, और code of criminal procedure। जो इंडियन पीनल कोड है, पीनल मतलब होता है पेनल्टी, वो क्रिमिनल लॉ से रिलेटेड है कि आप ये करेंगे तो इतनी सजा, ये करेंगे तो इतने पीरियड की सजा। सेक्शन 302 इंडियन पीनल कोड, रोज सुनते होंगे हिंदी मूवीज में, एवरी टाइम। किसी का मर्डर किया भाई, मर्डर का अटेम्प्ट किया, सेक्शन 302 एप्लीकेबल। किसी लड़की को छेड़ा, यू आउटरेज द मॉडेस्टी ऑफ अ वुमेन, you cause body harm to a person, section 356 वगैरह वगैरह वगैरह, बहुत सारे, मैं तो सारे बोलूँगा नहीं। तो कहने का मतलब क्या है कि जो क्रिमिनल लॉज हैं, अगर उनको तोड़ते हुए कोई ऐसा काम जो इंडियन क्रिमिनल लॉज बोलते हैं नहीं ऐसा नहीं करने का, भाई कुछ करने की मनाही हो ना, तो बोलते हैं आपको प्रोहिबिट किया गया है, मना किया गया है। प्रोहिबिट मतलब डोंट डू। 4 चीजों से कोअर्शन एक्सरसाइज होता है, ये देखिएगा। डूइंग एन एक्ट फॉरबिडन बाय, फॉरबिडन मतलब नॉट अलाउड, प्रोहिबिटेड बाय क्रिमिनल लॉ ऑफ कंट्री। अपनी कंट्री का जो क्रिमिनल लॉ जिन चीज़ों को करने से मना करता है, आपने वो काम किया जिसको करने की मनाही, और सामने वाले को जबरदस्ती हाँ बुलवा लिया, तो बोलते हैं आपने कोअर्शन एक्सरसाइज किया। अगर आपने वो काम नहीं किया, ये थ्रेटनिंग, थ्रेटनिंग मतलब धमकी दी, टू डू नंबर 1। सर नंबर 1 मतलब सुसु नहीं, ये ऊपर जो नंबर 1 है, जो क्रिमिनल एक्ट मना किया गया आपको नहीं करना है,
वो करने की धमकी दी। सर एग्जाम्पल दीजिए। मैंने इनको ऑफर दिया, इनको बोला एक्सेप्ट कर ले, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। ये समझे नहीं। बोला तेरा एक लड़का एंजल हाई स्कूल में पढ़ता ना, 8 बजे भाई उधर सुबह बस से जाता है। तेरी एक बच्ची है ना भाई, वो जो फलाने स्कूल में जाती है, इतने बजे घर आती है, मेड उसको घर लेकर आती है, समझ ले भाई, हाँ बोल दे। तो ऐसा धमकी दे रहा हूँ भाई मैं इसको। क्या हो रहा है? पहला केस, अगर मैंने आपको मारा पीटा, आई एम डूइंग एन एक्ट फॉरबिडन बाय क्रिमिनल लॉ ऑफ कंट्री। दूसरा केस, जब मैंने आपको धमकी दी, डराया, धमकाया, बोला ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, तेरे को नुकसान, तेरे फैमिली मेंबर को नुकसान पहुंचा दूंगा, तो भाई आई एम थ्रेटनिंग टू डू एन एक्ट फॉरबिडन बाय क्रिमिनल लॉ ऑफ कंट्री। या ये तीसरा या चौथा भी कर दें तो भी बोलते हैं कि आपने कोर्शन एक्सरसाइज करके किसी को राजी करा लिया। क्या भाई? डिटेनिंग अदर्स प्रॉपर्टी अनजस्टिफिएबली। भाई सुनिएगा, आपका एक काम का डॉक्यूमेंट मेरे पास है, अगर वो मैं आपको नहीं दूं तो आपको लाखों का नुकसान हो जाएगा। मैंने उसको दबा लिया, बोला भाई मैं ऑफर दे रहा हूँ, एक्सेप्ट कर, नहीं तो ये मेरे पास है, तेरे को कभी वापस नहीं मिलेगा, ले। तो आई एम डिटेनिंग अदर्स प्रॉपर्टीज अनजस्टिफिएबली, या थ्रेटन कर रहा हूँ, थ्रेटन टू डू नंबर 3, ये नंबर 3 है। सो 4 तरीकों से आप कोर्शन एक्सरसाइज करते हो। नंबर 1 डूइंग अ क्रिमिनल एक्ट, नंबर 2 थ्रेटनिंग टू डू अ क्रिमिनल एक्ट, नंबर 3 एक्चुअली डिटेनिंग अदर्स प्रॉपर्टी या थ्रेटनिंग टू डिटेन अदर्स प्रॉपर्टी इन एन अनजस्टिफिएबल मैनर। तो ये चारों में से कुछ भी करके अगर आपने सामने वाले को राजी करा लिया तो बोलते हैं आपने कोर्शन एक्सरसाइज किया है। मान लीजिए आपने मुझ पर कोर्शन एक्सरसाइज किया, मेरे पास 2 रास्ते हैं, या तो इग्नोर कर दूं कि मेरे साथ कुछ गलत हुआ है एंड लेट द कॉन्ट्रैक्ट कंटिन्यू, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बन गया, या फिर कोर्ट में एस्टैब्लिश करूं मुझे रिलीफ चाहिए, आई वांट रिलीफ, तो कोर्ट में मुझे एस्टैब्लिश करना पड़ेगा कि जज साहब मेरे साथ कोर्शन एक्सरसाइज हुआ है, ये उसका प्रूफ है, मुझे बचाइए, मुझे कॉन्ट्रैक्ट को अवॉइड करना है। ये ओनस, ONUS बार बार बोलता हूँ, बर्डन या रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ प्रूविंग कि मेरे साथ कोर्शन एक्सरसाइज हुआ है, लाइज ऑन मी ओनली, मुझ पर लाई करती है, मुझे प्रूफ करना पड़ेगा। ओके, अब कोर्शन एक्सरसाइज करने के तरीके क्या है? फिजिकल वायलेंस होना चाहिए, मेंटल वायलेंस भी हो सकता है। क्या किया भाई? कुछ नहीं किया भाई, उधर आपको थ्रेटनिंग मैसेजेस भिजवा दिए, आपको डायरेक्टली भाई उधर कोर्शन एक्सरसाइज हो जरूरी है नहीं, आपको नहीं, आपके भाई को पकड़ के, कजिन भाई था, उसको पकड़ के बहुत मारा। वो बोला मुझे क्यों मार रहे हो? बोला तू ये गुप्ता जी हैं। बोला गुप्ता जी का भाई है ना? बोला गुप्ता जी को मैंने ऑफर दिया हुआ है, मेरा ऑफर एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो उनके फैमिली का हर एक मेंबर मार खाएगा मुझसे। बोला मैं तो कजिन हूँ। बोला नहीं। तो अब ये क्या हो रहा है भाई? आप इनडायरेक्टली कोर्शन एक्सरसाइज करो, तो कोई ज़रूरी नहीं है कि कोर्शन डायरेक्टली उस आदमी पर एक्सरसाइज किया जाए जो जिसको आपने राजी कराना है हाँ बोलने के लिए। भाई जरा ध्यान दीजिएगा, इंटरेस्टिंग बात आपको समझनी चाहिए कि अगर किसी की डेथ हो जाती है, इंटरेस्टिंग केस है जी, तो जो उसके लास्ट राइट्स होते हैं, अंतिम क्रियाकर्म, लास्ट राइट्स, अंतिम क्रियाकर्म क्या दी? या तो बॉडी जलाएंगे या तो बॉडी दफना देंगे।
मान लीजिए कोई मुर्दा लेके जा रहा है, मैंने ना ओपी शर्मा जी को 50 लाख रुपए का लोन दिया था, 50 लाख रुपीस का लोन, ध्यान दीजिएगा। उन्होंने मेरे पैसे वापस किए नहीं। उनकी फैमिली में ओपी शर्मा जी की वाइफ की डेथ हो गई, मैं भी पहुंच गया। वो लोग अर्थी उठा रहे थे शमशान लेके जाने के लिए। मैं बोला रुको, मैं अर्थी नहीं लेके जाने दूंगा। शर्मा जी ने बोला क्या हुआ? बोला मेरा 50 लाख रुपया प्लस इंटरेस्ट दिया नहीं है, ये अर्थी नहीं जाएगी आगे। शर्मा जी अगर फोन कर दे ना पुलिस को, तो मुझे उठाकर इंडियन पीनल कोड के अंदर लंबे टाइम के लिए अंदर कर देंगे कि अगर किसी की डेथ हो गई है तो उसका जो अंतिम क्रियाक्रम है उसको रोकने का कोई भी भाई काम करेगा तो क्रिमिनल ऑफेंस माना जाएगा इंडिया में। कोई जनाजा जा रहा है भाई महमूद गजनवी का, मैं रोक के खड़ा हो जाऊं, बोला नहीं जाने दूंगा, आई विल बी अरेस्टेड एंड पुट बिहाइंड बार्स। मतलब इंडियन पीनल कोड बोलता है कि कोई मर जाए तो उसके लास्ट राइट्स जो है रुकने नहीं चाहिए। कोई रुकने में अगर बैरियर क्रिएट करता है तो क्रिमिनल एक्ट कर रहा है। ऐसा ही हुआ जी एक केस। एक अमीर बुढ़ा एक जवान लड़की से उसने शादी कर ली, शादी की, 3-4-5 दिन शादी के बाद बुढ़े की डेथ हो गई। तो लॉफुली जितनी प्रॉपर्टी थी वो बुजुर्ग आदमी की, उसकी बीवी, यंग बीवी, उसको मिल जाती। जो चाचा मामा ताए वगैरह सब रिश्तेदार थे उनकी छाती पे सांप लेटने लगे। बोले तो ये इसको सारी प्रॉपर्टी मिल जाएगी, ये तो अभी 4 दिन हुए शादी करके आई, इतनी अमीर बन गई, हम लोग के होते हुए भाई ये क्या हो गया। तो उन लोगों ने उस लेडी को क्या बोला? बोला तेरे हस्बैंड का जो लास्ट फ्यूनरल राइट है, अंतिम क्रियाक्रम, वो हम लोग एग्जीक्यूट नहीं होने देंगे, उसकी बॉडी को जलाने नहीं देंगे। उससे बोला ये तो गलत है, इनको नहीं मिलेगा भाई, हमारे यहाँ जलाए नहीं तो बोलते हैं भाई उधर मोक्ष नहीं मिलता है, सो लेट मी कंप्लीट ऑल द राइट्स। बोला नहीं, बोला तू इसको जलाने के पहले एक रिलीजियस सेरेमनी होती है जिसमें एक बच्चा अडॉप्ट कर लिया जाता है, गोद ले लिया जाता है, पहले तो उसको कंप्लीट कर। वो कोई चाचा मामा करीबी रिश्तेदार था, उन्होंने अपना 5 साल का लड़का आगे कर दिया, बोला ये तेरा बेटा। बोला जबरदस्ती मेरा बेटा? बोला हाँ ये अडॉप्ट करना पड़ेगा। वो एडॉप्शन सेरेमनी कंप्लीट कराया। आज यही हो रहा है, दिख रहा है मुझे, बंद हो रही आंखें, थकान लग रही है, ठीक कर लो उसको, अलर्ट हो जाओ, आई एम वॉचिंग यू। तो एडॉप्शन सेरेमनी जबरदस्ती कराकर, सन अडॉप्ट कराकर फिर उसको जलाने दिया। फिर उन्होंने कोर्ट में प्रूफ किया कि भाई ये तो बच्चा अडॉप्टेड जो है ये सन है और हिंदू लॉज के हिसाब से प्रॉपर्टी सन को जाएगी। उससे क्या हुआ कि प्रॉपर्टी वाइफ को जाने से उन्होंने बचा ली और रिश्तेदारों के ही बेटे को प्रॉपर्टी मिल गई। तो लेडी ने कोर्ट में प्रूफ किया, जज साहब मेरे साथ कोअर्शन हुआ है। बोला कैसे हुआ? बोला मेरे हस्बैंड की बॉडी को जलाने से इन्होंने बीच में रुकावट डाली थी, मुझे धमकी दी थी, धमकी दी, एक्चुअली उन्होंने वो एक्ट किया था, दे डिड दिस एक्ट, उन्होंने मेरे हस्बैंड की बॉडी जलाने नहीं दी। इट्स एन एक्ट फॉरबिडन बाय क्रिमिनल लॉ ऑफ कंट्री। सो मेरे साथ कोअर्शन हुआ है और ये अडॉप्शन इनवैलिड है, बच्चा प्रॉपर्टी का मालिक नहीं है, मालिक मैं ही हूँ।
केस का नाम बोल देता हूँ, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बट थीम इम्पोर्टेंट है कि इफ समवन इज डूइंग एनी एक्ट फॉरबिडन बाय क्रिमिनल लॉ ऑफ कंट्री, जो कंट्री का क्रिमिनल लॉ मना करता है कि आपको नहीं करना है, और राजी करवा लेता है कोई काम करने के लिए, कोई एग्रीमेंट कर लेता है, वो एग्रीमेंट वैलिड नहीं होगा, अवॉइड, मतलब उस केस में अगर वो प्रूव कर दे तो उसको अवॉइड किया जा सकता है। केस का नाम था रंगन्याक अम्मा, रंगन्याक अम्मा होगा शायद, साउथ का केस है, वर्सेस अलवर शेट्टी केस का नाम। इतना इम्पोर्टेंट केस नहीं है, बट थीम बहुत इम्पोर्टेंट है भाई, जरा ख्याल करिएगा भाई। एक बड़ा इंटरेस्टिंग केस हुआ, आप पढ़ेंगे तो आपको हंसी आएगी। एक ये बेटा है भाई, सर ये क्या लिखा है सर, सन इसने ना गवर्नमेंट का कुछ पैसा देना था, बेटे ने दे नहीं रहा था। गवर्नमेंट ने क्या किया, जाकर इसके पिताजी हैं, उनका नाम था वंशराज, ये फादर है, उनकी एक प्रॉपर्टी दबा ली गवर्नमेंट, दबा ली मतलब चार्ज ले लिया। उसे बोला ये क्या मतलब है, मेरी प्रॉपर्टी आपने क्यों अटैच कर ली, क्यों ले लिया आपने अपने हाथों में? बोला तेरे बेटे ने हम लोग का उधर फलाना टैक्स पे नहीं किया। बोला तो मेरी प्रॉपर्टी ले लेंगे? बोला हाँ, हम गवर्नमेंट है, हम कुछ भी कर सकते। तो उसकी प्रॉपर्टी अटैच कर ली, दबा ली, और उससे पैसे भी ले लिए, उससे दे दिए। दे देने के बाद उसने कोर्ट में भाई उधर एस्टैब्लिश किया कि गवर्नमेंट ने अनजस्टिफाइड वे में मेरी प्रॉपर्टी को होल्ड करके रखा, डिटेन करके रखा, पकड़ के रखा, अटैच करके रखा, और जो ड्यू मेरा बनता ही नहीं है वो मुझसे ले लिया, तो मेरा ड्यू मुझे वापस दिलाइए। और वंशराज केस जीत गया, जो स्टेट है, जो गवर्नमेंट है, वो केस हार गई। बोला गया भाई जो ड्यू बेटे ने देना तो वो बेटा देगा, उसके लिए बाप की प्रॉपर्टी अटैच करके क्या फायदा। तो उसने प्रूव किया कि भाई उसने प्रूव किया कि भाई मेरे से जो टैक्स ले लिया गया है वो कोअर्शन वाले तरीके से लिया गया, मेरा भाई उधर वापस दिलवाइए। तो उसको वापस दिलवाया गया, और गवर्नमेंट को बहुत डांट पड़ी कोर्ट से। सर ये कोर्ट्स इतने पावरफुल होते हैं, अरे पूछिए मत भाई साहब। कोर्ट्स अगर चाहें एग्जिस्टिंग मिनिस्टर्स, प्राइम मिनिस्टर्स, इन सब का बैंड बजा सकते हैं। जज अगर इन्फ्लुएंस होने वाला नहीं होना, अरे भवानीपुर में एक जज है, मैं देखता हूं उसके घर के बाहर पूरे टाइम 12-13 पुलिस विद मशीन गन्स खड़े रहते हैं, जज। उसे कलकत्ते में शायद सबको अपना दुश्मन बना रखा है, जितनी पॉलिटिकल पार्टीज हैं। जो सच है, जो सही है, वही करता है। अब उसको जान का खतरा है। हमारे एरिया में सब जगह दुर्गा पूजा होती है, सब बड़े बड़े गुंडे, पॉलिटिकल पार्टीज वगैरह करती हैं। वो अकेला जज अपनी फैमिली की पूजा करता है फुल फैन फेयर के साथ। उसके यहाँ भी दुर्गा प्रतिमा लगती है, और एकदम बिंदास करता है, तो एकदम मस्तान के जैसा है। सच की ताकत, बहुत इन्फ्लुएंशियल। मैं नाम नहीं पता, मैं आई थिंक किसी पर्टिकुलर डे मिलने जाऊंगा उसको, बिकॉज गजब जो है वो बंगाली है, वो हाईली प्रिंसिपल्ड, किसी से नहीं डरता। हम देखता है कि पुलिस ड्यूटी विद एकदम मॉडर्न वेपन्स वहाँ पे रहते हैं। मैं एक बार चेक किया, बोला ये क्या पॉलिटिशियन है? बोला जज है। कोई मुझे बताया कि इसने सबकी वाट लगा रखी, किसी को नहीं छोड़ता। अभी अपना एक स्टूडेंट है, नाम बोलेगा नहीं, शायद कुछ 3-4 साल में पिक्चर में आ जाए, जो वेस्ट बंगाल में पॉलिटिशियंस की वाट लगाएगा। हाई कोर्ट का जज बन गया है। वो सब पॉलिटिकल जितने भी उल्टे पुल्टे काम होते हैं, हाई कोर्ट वकील है, सॉरी जज नहीं बना भाई, जो है वो पॉलिटिकल जो है मामले सब नोटिस कर रहा है। मैं मिला था एक दिन, बोला था सर मुझे जिस दिन लाइफ का डर थोड़ा सा कम हो जाएगा ना, मतलब
मैं सबका भाई उधर कच्चा चिट्ठा खोलने वाला हूँ। यहाँ पे वेस्ट बंगाल में क्या क्या कर रहे हैं लोग। बोला जो कर रहे हैं किसी स्टेट में नहीं होता होगा। बोला ममता दीदी गवर्नमेंट एकदम करप्ट गवर्नमेंट, बहुत कुछ बता रहा था। एनीवे, सो गाइस बेसिकली समझना क्या है, जो कोअर्शन है उसके अफेक्ट दो हुए। नंबर वन, कोई भी एग्रीमेंट जो अंडर कोअर्शन किया गया है इज अ वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। जिसके साथ कोअर्शन हुआ वो अगर प्रूव कर सके तो कॉन्ट्रैक्ट को अवॉइड कर दे। ओनस उसी का है जिसको रिलीफ चाहिए। कोई चाहे कंटिन्यू करना तो कंटिन्यू कर ले, नहीं तो उसको अवॉइड किया जा सकता है। इंटरेस्टिंग बात है इंडियन क्रिमिनल लॉ के बारे में। मान लीजिए मैं आत्महत्या कर रहा हूं, मैं सुसाइड, और सुसाइड सक्सेसफुल हो गया, तो इज इट अ क्राइम? क्यों भाई, मैं तो मर गया, कौन पकड़ेगा मुझको, आई एम गॉन। बट अगर मेरा सुसाइड अटेम्प्ट अनसक्सेसफुल है, मेरे जैसा आदमी के साथ क्या होता है भाई, वो खूंटे में रस्सी टांगा और खूंटा नीचे आ गया वेट के साथ, इस तरह का हो गया। पॉइजन पिया, वो अंदर पॉइजन हजम हो गया। पॉइंट इज कि अगर माई सुसाइड अटेम्प्ट इज अनसक्सेसफुल देन इट इज अ क्राइम। लॉजिक लग रहा है? मर गया तो क्या क्राइम? और अगर भाई जरा ख्याल करिएगा, सक्सेसफुल नहीं हुआ देन मुझे भी पकड़ के जेल में डाल देंगे कि तूने सुसाइड की कोशिश भी क्यों की। तो सुसाइड की धमकी देना क्या क्राइम है? बोला हाँ, वो क्राइम माना जाएगा। अच्छा एक चीज देखिएगा, यू हैव टू अंडरस्टैंड वन थिंग। ये देखिए, ये मिस्टर रास्कल है, और ये इसकी वाइफ है मिसेस परेशान आत्मा। ये इसको बहुत तंग करता है। अगर इससे सुसाइड कर लिया तो पुलिस इन्वेस्टिगेशन होगा। ये तो मर गई, पुलिस इन्वेस्टिगेशन होगा, और कहीं से भी पुलिस को थोड़ा सा भी हिंट मिलता है कि सुसाइड का कारण ये था, इसने सुसाइड का, ये देखिएगा टर्म, देखिए अबेट का मतलब होता है रिड्यूस, रिड्यूस कम करना। अबेट का मतलब होता है एनकरेज करना। पुलिस को लग गया कि भाई इसके कारण सुसाइड एनकरेज हुआ था, शी वॉज फोर्स्ड टू डू सुसाइड बिकॉज ये उसको उकसाता था। शी वुड थ्रेटन कि मैं ये कर लूंगी वो कर लूंगी, बोले खाली बोलती है करके बता। ऐसा भी अगर स्टेटमेंट इशू किया हो, पुलिस एस्टैब्लिश कर ले कि इसने अबेट किया था उसको, इसको पकड़ के जेल में डाल देंगे। नाम सुना होगा आपने भाई, परीक्षित साहनी, एक ओल्ड हिंदी मूवी एक्टर है, ऐसा मूछ है भाई उधर, 70-75 ईयर ओल्ड, बहुत सारी मूवीज में काम। उसकी बीवी ने सुसाइड कर लिया पीछे, पकड़े जेल में डाल दिया उसको। अभी जेल से छूटा 2-2.5 साल बाद। अभी यहाँ पर क्या केस है कि कोई सुसाइड की अगर धमकी देता है, सुसाइड करना भाई इंडियन पेनल कोड के अंदर कवर्ड है, नॉट अलाउड। तो कोई धमकी भी देता है सुसाइड की तो क्या कोअर्शन माना जाएगा? ये लॉ बोलता है आदि मानेंगे। बहुत फेमस केस था, पूर्वी बनर्जी, बासु मुखर्जी, ये सब नाम है, इंपॉर्टेंट नहीं है केस का नाम, बट केस सिचुएशन इंपॉर्टेंट है। भाई एक रिच हस्बैंड था, उसकी वाइफ बहुत ख्याल रखने वाली थी। रिच हस्बैंड का एक कजिन ब्रदर भी था, मे भी मासी का लड़का था, मे भी
मौसेरा भाई था, आई डोंट नो, टाइटल्स अलग है, एक बनर्जी है, एक मुखर्जी है, ऐसा कुछ है। तो भाई अक्सर अपने बड़े भाई के पास, रिच भाई के पास आ जाता था, भैया पैसे की ज़रूरत है, दे दो ना। तो इसका भाई उसको कभी 50,000, कभी 25,000 ऐसे बार बार देता रहता था। उसकी वाइफ ने बोला, तुम इसको तो भाई उधर, ये तो पैरासाइट है, ये तो ज़िंदगी भर तुमसे पैसा लेता रहेगा, कभी 25 के लिए आ जाता है, कभी 50 के लिए आ जाता है, तुम रिकॉर्ड तो रखते नहीं हो। बोला अपना भाई है, अपना खून है, बचपन में खेले पले बड़े एक साथ हैं, उससे पैसे मैं क्या लूँगा भाई, उसको देने होंगे तो दे जाएगा, मेरा भाई है भाई, तू इतना परेशान क्यों होती है। बोला परेशान तो होंगी ना, आपका हार्ड अर्न मनी है, मैं आपकी बीवी हूँ। बट वो देता रहता था। एक दिन जब वो आया तो इसकी वाइफ खड़ी होगी, बोले आज मैं पैसे देने ही नहीं दूंगी आपको। अपने हस्बैंड को बोला, उससे बोला ऐसा मत कर, उससे बोला नहीं आप एक बनाओ, नोट बनाओ, प्रूफ एक एस्टैब्लिश करो आपने पैसा दिया है, उससे प्रॉमिसरी नोट लिखवाओ। तो छोटे भाई ने बोला, वो लालची जो भाई था, बोला भैया ये क्या है। बोला यार तेरी भाभी मच मच करेगी, भाई जो बोलती है साइन बना कर दे देना। वो तो लालची था, उसने नोट बना कर दे दिया। ये वाइफ ने वो नोट संभाल लिया, इससे बोला ए छोटू ले जा पैसे यार, ये नोट चिंता मत कर, मेरी बीवी है ना, मैं संभाल लूंगा, तू ले जा। ये कहाँ से आई आवाज? अच्छा, तो ऐसे 3-4 बार वो फिर पैसे लेने आया, हर बार वाइफ ने नोट बनाया और दे दिए पैसे। समझिएगा भाई, ड्यू डेट्स लिखी थी उन नोट्स पर, तो जब ड्यू डेट्स को पैसे नहीं पहुंचे तो वाइफ ने वकील को बोलकर छोटे भाई के घर में नोटिस भिजवा दिया कि भाई वो पैसा देने का बात था, क्या हुआ। वो भागा भागा आया, आकर बोलता भैया ये देखो भाभी ने क्या कर डाला, ऐसे वकील का नोटिस कोई भिजवाता है अपने भाई के यहाँ। तो ये वाइफ खड़ी होगी, बोली हाँ यू डिजर्व इट, तो मेरे हस्बैंड को लूट कर कंगाल बनाने के भाई फिराक में हो, वकील का नोटिस सही गया। ये हस्बैंड को मालूम पड़ा है, बड़ा गुस्सा हो गया, बोला तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे भाई के घर में वकील का नोटिस भिजवाने की, मेरा अपना खून है, मेरा अपना भाई है, तू ऐसे हिम्मत कैसे की। चल उसको एक रिलीज डॉक्यूमेंट लिख के दे। रिलीज मतलब कि भाई तूने अब हमारा कोई पैसा नहीं देना है, हम तेरे को सारी लायबिलिटी से मुक्त करते हैं, ऐसा लिख के दे। उसने वाइफ को बोला, बिकॉज वाइफ ने ही वो सारे प्रॉमिसरी नोट बनाए थे जिसमें लिखा था कि वो उसकी वाइफ को इतने इतने पैसे देगा। उससे बोला ना मैं तो नहीं दूंगी। बोला देती है कि नहीं देती है? बोला नहीं। बोला रुक फिर। वो दौड़ कर एकदम 2nd फ्लोर पे चढ़ गया। बोला मैं कूद जाऊंगा, मैं जान दे दूंगा, तू देती है कि नहीं। वो डर गई, उसको लगा कि उसका हस्बैंड छलांग मार देगा। उसने लिख के दे दिया कि भाई हमने जो तुझसे 5.5 लाख रुपए लेने थे, अब कोई लायबिलिटी नहीं है, हम तेरे को रिलीज करते हैं। उसने लिख दिया, हस्बैंड नीचे आ गया, उससे वो डॉक्यूमेंट संभाला वो चोर भाई ने और चला गया। 3-4-5 महीने बाद वो हस्बैंड की, अच्छे आदमी की नेचुरल डेथ हो गई। इसने वो छोटू को अप्रोच किया कि तू इतने लाखों रुपए हम लोगों से ले गया है, आज तेरे भैया नहीं है, मुझे पैसे की ज़रूरत है, पैसे दे। बोला मैं नहीं दूंगा। बोला तेरे को शर्म नहीं आती, इतना पैसा तेरे को पास्ट में दिया है। बोला मैं नहीं दूंगा, जो करना कर लो। तो ये पूर्वी बनर्जी कोर्ट में चली गई और कोर्ट में जब मामला उठा तो उसने प्रूव किया, पूर्वी बनर्जी ने, कि मैंने ये जो डॉक्यूमेंट लिख के दिया था कि तेरी लायबिलिटी से तो मुक्त होता है, वो अंडर थ्रेट दिया था, तो उसकी तो कोई वैलिडिटी नहीं है, वो तो चलेगा ही नहीं, वो तो वॉइड है। सो मैंने लिख के दिया कि यू आर डिस्चार्ज, बट एक्चुअली इज नॉट डिस्चार्ज बिकॉज मैंने वो अंडर कोअर्शन लिख के दिया था। कोर्ट ने बोला शाबाश पूर्वी, यू आर करेक्ट, वो आदमी डिस्चार्ज नहीं हुआ और वो छोटे भाई को पेमेंट करनी पड़ी थी। सो थ्रेट टू कमिट सुसाइड इज कोअर्शन इन इंडिया।
भाई जरा ख्याल करिएगा प्लीज। इंग्लैंड में, हाँ जी, तो कहानी भाई उधर जरा देखिएगा फाइनली क्या सेट हो रही है। इंग्लैंड में वर्ड कोअर्शन यूज नहीं होता है। इसका इक्विवेलेंट देखिए, ये इक्वल टू का साइन है और ये इक्विवेलेंस का साइन है। ऐसा या 3 डंडी यूज कर लें। ड्यूरेस के लिए, ये कोअर्शन के लिए वर्ड ड्यूरेस यूज होता है। ड्यूरेस और कोअर्शन में फर्क क्या है? इंडिया में जब आप कोअर्शन एक्सरसाइज करते हो ना, तो आप जोर जबरदस्ती किसके साथ करते हो? लोगों के साथ। डूइंग अ क्रिमिनल एक्ट किसी इंसान के साथ कर रहे हो। थ्रेटनिंग टू डू अ क्रिमिनल एक्ट किसी इंसान का इन्वॉल्वमेंट होता है। प्रॉपर्टी या गुड्स के साथ अगर हो कि प्रॉपर्टी आपने रोक लिया, दबा लिया गुड्स के साथ, डिटेनिंग ऑफ अदर्स प्रॉपर्टी या थ्रेटनिंग टू डिटेन अदर प्रॉपर्टी, ये सब कोअर्शन में कवर्ड है। तो डूइंग एन एक्ट, क्रिमिनल एक्ट, यहाँ पर थ्रेटनिंग टू डू अ क्रिमिनल एक्ट इनके साथ एसोसिएटेड है। डिटेनिंग अदर्स प्रॉपर्टी या थ्रेटनिंग टू डिटेन अदर प्रॉपर्टी इसके साथ एसोसिएटेड है। बट ये जो वर्ड ड्यूरेस है, इट इज ओनली concerned with people. It has no connection with goods का detaining और threatening to detain goods. तो वो लोग coercion word use नहीं करते। इंग्लैंड में लोग duress word use करते हैं। अब एक काम करिए, चैप्टर के बिगिनिंग से लेके coercion के एंड तक एक रीडिंग मान लीजिए। आई थिंक थोड़ा स्कोप है हमारे पास थोड़ा बहुत रीडिंग करने का। शुरुआत से लेकर अनड्यू इन्फ्लुएंस के पहले तक एक एक लाइन पढ़नी पड़ेगी। रुकिए, मैं ये बोल रहे हैं सर, कोअर्शन और टोट में कोई फर्क है? देखिए, टोट्स का मतलब होता है सिविल रॉन्ग्स। कोई क्रिमिनल काम नहीं हो रहा है, बट किसी की प्रॉपर्टी, किसी की चीज को नुकसान पहुंचाने की बात हो रही है। तो बोल रहा है क्या इनका कनेक्शन है? हाँ जी, हो सकता है। कोअर्शन में आप जोर जबरदस्ती करके राजी करा रहे हो। आप अगर सामने वाले को बोलते हो तेरी प्रॉपर्टी मैं डिस्ट्रॉय कर दूंगा, थ्रेटन करते हो, तो आप एक्चुअली किसी की प्रॉपर्टी डिस्ट्रॉय या डैमेज करने की बात करो। किसी की प्रॉपर्टी डिस्ट्रॉय या डैमेज करना सिविल लॉस के अंदर भी आता है और क्रिमिनल लॉस के अंदर भी आता है। आप किसी की प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचा दो, चलो सजा नहीं होती, क्योंकि आप बोलते हो कि भाई जो नुकसान हुआ भाई मैं भरपाई कर देता हूं। बट आप धमकी देते हो कि मैं ऐसा कर दूंगा या तेरा भाई ये फलाना नुकसान कर दूंगा, तो ये वो थ्रेटनिंग वाली बात होगी ना। ये थ्रेटनिंग टू डू एन एक्ट जो क्रिमिनल लॉ भी कंट्री का बोलता है आप किसी की प्रॉपर्टी को नुकसान मत पहुंचाइए। सिविल लॉज भी यही बोलते हैं। तो कई बार क्या होता है, सिविल और क्रिमिनल में लाइन ऑफ डिस्टिंक्शन नहीं होता है। कोअर्शन इज क्रिमिनल सिचुएशन वाला मैटर, और जो टोट्स होते हैं वो सिविल लॉ से एसोसिएटेड होते हैं। बट दोनों में अगर प्रॉपर्टी डिस्ट्रॉय करने की बात हो रही हो तो भाई वो सिविल मैटर भी है और क्रिमिनल मैटर भी है, इसलिए आपको कनेक्शन लग रहा है चाहिए। भाई प्लीज समझिए, प्लीज अंडरस्टैंड, कोअर्शन किस लिए होता है? किसी को कॉन्ट्रैक्ट में जबरदस्ती फोर्स करके एंटर कराने के लिए। अनड्यू इन्फ्लुएंस क्या है? कोई आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट करने को राजी है, वो आप उसको जबरदस्ती खींच के अंदर ला रहे हैं, ऐसा नहीं। समझिए, इसमें आप किसी को कॉन्ट्रैक्ट एंटर कराने के लिए कोई जोर जबरदस्ती नहीं कर रहे हैं। पीपल आर रेडी टू एंटर इनटू एग्रीमेंट विद यू। तो कोअर्शन और अनड्यू इन्फ्लुएंस में क्या फर्क है? कोअर्शन में आप लोगों को क्या बोलते हैं? आओ आओ, आता कि नहीं? इसमें वो आने को राजी है भाई। बट आप कर क्या रहे हैं? One of the party has a superior position.
जो स्टेटस है पार्टीज का ऐसा है कि एक का पोजीशन थोड़ा ऊंचा है और वो अपनी सुपीरियर पोजीशन को मिसयूज कर रहा है, और मिसयूज करके कॉन्ट्रैक्ट में जो एडवांटेज है वो सब ज़्यादा खुद ले रहा है, सामने वाले को ज़्यादा एडवांटेज मिल नहीं रहा है। और सामने वाला क्या, जो इंफीरियर पोजीशन में, वो बेचारा चुप है, बोल नहीं पा रहा है, और कॉन्ट्रैक्ट एंटर कर गया आपके साथ। वो कैसे? मैं आपका फैमिली डॉक्टर हूं, मैं अपना बैकग्राउंड बता दूं। आपकी फैमिली में पप्पू बीमार हुआ था, रात को 2 बजे आके इलाज किया था। आपने फ़ोन किया, बोला डॉक्टर साहब, मैं बोला मैं आ रहा हूँ, और बड़े खुश हो गए कि 2 बजे भाई अपने घर के मेंबर को ध्यान रखने के लिए डॉक्टर साहब आ गए। पीछे भाई उधर ये जो पप्पू के दादाजी हैं, इनको कोई प्रॉब्लम हुआ था, 3 दिन तक ये डॉक्टर आपके साथ घूमा था, हॉस्पिटल गया था, सब जगह चेकअप कराने में मदद किया, आपके साथ घूमा था। यू आर इंडेप्टेड टू हिम। आपको लगता है क्या यार, क्या आदमी है डॉक्टर, ग्रेट यार, ग्रेट, एकदम फैमिली के जैसे ख्याल रखता है। किसका सुपीरियर पोजीशन है? मेरा। एक बार मरते मरते एक फैमिली के मेंबर को बचा लिया था मैं तो आपके लिए भगवान के जैसा हूं। अगर मैं आपके साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट करूं और सारा बेनिफिट खुद रख लूं और आपको ज़्यादा बेनिफिट ना भी मिले, तो भी आप मन में क्या सोचते हो, यार डॉक्टर साहब, इनके तो एहसान हम लोग कभी भुला नहीं सकते। लेट्स कंटिन्यू द कॉन्ट्रैक्ट। क्या एक्सरसाइज हुआ जी आप पर? अनड्यू इन्फ्लुएंस। सो अनड्यू इन्फ्लुएंस में क्या होता है? वन पार्टी because of superior position takes an unfair advantage in a deal, in a contract, और सामने वाला जो inferior position में है वो साइलेंट रहता है, वो ये सोचता है नहीं यार कोई बात नहीं। तो यहाँ पर भाई क्या, मैंने आपका विल, आपकी इच्छा को कंट्रोल कर लिया अपनी सुपीरियर पोजीशन से। आप ना नहीं बोल पाओगे मुझको। आप फादर हो, मैं आपका सन हूं। योर फादर, आई एम योर सन। फादर की पोजीशन क्या है? सुपीरियर। क्यों? यू हैव अथॉरिटी ओवर मी। बचपन से मैं आपकी बात मानता हूं। वो ठीक है, 12 साल के बाद मैंने भाई रिवोल्ट कर दिया था, आपकी बात सुनता नहीं था, बट आज भी लिहाज है आपका। आप पिता हो मेरे। आपने और मैंने कॉन्ट्रैक्ट किया, पिता ने सब अनफेयर वे में एडवांटेज अपने लिए रख लिया। सन को कोई खास एडवांटेज नहीं है। सन बोल क्यों नहीं पा रहा है? भाई आपकी अथॉरिटी है मेरे पर, मैं बोल नहीं पाऊंगा, मेरे मोरल्स अलाउ नहीं करते। मैं यही सोचता हूँ यार, मैं अगर पिताजी को बोलूँगा तो पापा तो जैसे हर बार बोलते हैं वैसे बोल देंगे मुझको। बाप के लिए इतना नहीं कर सकता? हाँ, मुझसे जवान लड़ाता है, तेरे लिए सारी सारी रात जाग कर भाई उधर हमने तेरा ख्याल रखा है, तेरी मॉम जागती थी तो मैं भी जागता था, ये वो हैन थे। बोला इतना कौन सुनेगा बाप। चुप चुप करके डील कंटिन्यू होने दो। अनड्यू इन्फ्लुएंस एक्सरसाइज कर रहे हैं। सो अभी हम इसको डिफाइन कर देते हैं, मजाक साइड कर कर। वन पार्टी इज इन पोजीशन टू डोमिनेट। डोमिनेट मतलब कंट्रोल द विल ऑफ अदर पर्सन। और अगर वो अपनी सुपीरियर पोजीशन यूज करके, मिसयूज करके अनफेयर एडवांटेज लेती है कॉन्ट्रैक्ट में, तो अनड्यू इन्फ्लुएंस एक्सरसाइज हुआ। मान लीजिए आप फादर हैं, मैं सन हूं, बट हमारी और आपकी डील फेयर है, आपने कोई अनफेयर एडवांटेज या बेनिफिट नहीं लिया, तो देयर इज नो अनड्यू इन्फ्लुएंस। अनड्यू इन्फ्लुएंस वाली सिचुएशन क्रिएट हो सकती थी इफ यू हैव डन समथिंग अनरीजनेबल, if you have taken an unfair advantage. If you have not taken an unfair advantage, it doesn't make a difference whether a party is in position of authority and दूसरा party has an inferior position or not. It doesn't make a difference. Unfair होना चाहिए कुछ। रुकिए, ये जो superior position है
इसके अराइज करने का क्या बेसिस होता है? वाई सुपीरियर एंड वन पार्टी इज इन पोजीशन कि उसका विल सामने वाला डोमिनेट कर सकता है। देखिए पहला केस, एपरेंट। एपरेंट का मतलब होता है ऑब्वियस। हिंदी में कोई बोलेगा जो दिखता है। ये देखिएगा, प्राइमरली ऑन फेस, जो ऊपरी तौर से दिखता है। इसके लिए टर्म यूज होता है प्राइमा फेसी। तो आप फादर और सन के बीच में क्या हमेशा ऑब्वियस है? फादर हैज अपरेंट अथॉरिटी ओवर सन। डॉक्टर और पेशेंट के बीच में हमेशा क्या दिखता है? डॉक्टर हैज अपरेंट अथॉरिटी ओवर पेशेंट। पेशेंट मना नहीं कर पाता कि डॉक्टर कुछ बोलता है। आप समझ रहे हैं? टीचर और स्टूडेंट में क्या दिखता है? कुछ नहीं दिखता है। बिवेयर सर, टीचर हैज अथॉरिटी ओवर स्टूडेंट, लॉ बोलता है नहीं। बट मान लीजिए मैं टीचर नहीं हूं, मैं रिलीजियस गुरु हूं, बाबा जी, और आप भक्त हैं, या मौलवी साहब और आप भाई उधर फॉलोअर्स हैं। तो रिलीजियस गुरु होने पर गुरु हैज अपरेंट अथॉरिटी ओवर डिसाइपल। स्टूडेंट टीचर में सुपीरियर इंफीरियर नहीं होता है इन इंडिया। रिलीजियस गुरु हो तो अपरेंट अथॉरिटी आ जाती है। सो एक कारण है अपरेंट अथॉरिटी ओवर द अदर। अनदर रीजन फॉर अनड्यू इन्फ्लुएंस इज फिड्यूशरी रिलेशनशिप। ये वो रिलेशनशिप है जिसमें एक आदमी जाकर दूसरे को सारी अपनी बातें बता देता है। ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस वाली रिलेशनशिप को फिड्यूशरी रिलेशनशिप बोलते हैं। आप मेरे साइकेट्रिस्ट हैं और मैं आपका पेशेंट। मैं तो मन में जो चल रहा होता है सब आपको बता देता हूं, सो दैट आप मेरी हेल्प कर सको। आप मेरे वकील हो, वकील, लॉयर हो, सॉलिसिटर हो मेरे, और मैं आपका क्लाइंट हूं। केस से रिलेटेड सब बातें आपको पता है। मुझे केस जीतना है, सारे सच आपको बताने पड़े। आप अगर डॉक्टर भी हो तो भी फिड्यूशरी रिलेशनशिप आपका पेशेंट के साथ। मैं छुप छुप के शराब पीता हूं, डॉक्टर साहब को पता है। मेरा लीवर टेस्ट कराया, देखा फैटी लीवर। शराबियों का होता है, सब मोटे आदमियों का होता है, शराबियों का। भले वो आदमी ऐसा हो, लीवर उसका अंदर से फैट आपको दिखेगा नहीं। डॉक्टर को मालूम है। मैं डॉक्टर को बोलता, डॉक्टर साहब रश्मि को मत बताइए। बोले रश्मि कौन? बोले मेरी बीवी। डॉक्टर बोला हम लोग तो अंडर ओथ होते हैं कि किसी की भी बीमारी किसी के साथ डिस्कस नहीं करते। बोला फिर भी बताइएगा मत। तो डॉक्टर को सब पता है। एक दिन मेरे घर पे पहुंच गया, बोला बेरी साहब सुना आप अपना बगल वाला बंगला बेचना चाहते हैं? बोला हाँ। बोला 6 करोड़ में बेचना। डॉक्टर बोला आप मुझे 5 करोड़ में दे दो। मैं उसको मना नहीं कर पा रहा। मेरे सारे राज खाली पीने पिलाने के नहीं, दूसरे भी। अगर वो लॉयर है तो और भी भयानक राज, सब उसको पता है। वो मुझे ब्लैकमेल नहीं कर रहा है, बट मुझे मालूम है कि उसकी पोजीशन ऐसी है कि अगर वो मुझे बोलेगा मैं मना नहीं कर पाऊँ। तो इफ ही इज टेकिंग सम अनफेयर एडवांटेज, फिड्यूशरी रिलेशनशिप वाला आदमी, जिसमें मैं अपना ट्रस्ट रिपोज करता हूँ, रिपोज मतलब रेस्ट करता हूँ, प्लेस करता हूँ, वो आदमी अनड्यू एडवांटेज ले सकता है। तो अनदर रीजन वाज, एक तो अपरेंट अथॉरिटी ओवर द अदर, दूसरा फिड्यूशरी रिलेशनशिप। तीसरा जो कारण होता है भाई उधर
अनड्यू इन्फ्लुएंस का, पर्सन सफर्स फ्रॉम सम काइंड ऑफ डेबिलिटी। सर ये डेबिलिटी क्या होती है? ये होती है वीकनेस। इन इंग्लिश देखिए, मजबूती को बोलते हैं फर्म, इन्फॉर्मिटी, इन्फॉर्मिटी मतलब कमजोरी। कमजोरी किस कारण आती है? आदमी एज के कारण आती है, बीमारी के कारण आती है। मैं 90 ईयर ओल्ड गुलशन हूं, नाम है मेरा गुलशन कुमार, और ये मेरा भतीजा है, दूर का रिश्तेदार। ये आकर मेरे साथ रहता है। मैं पहले अकेला रहता था 4 साल तक, नौकर थे बट अकेला रहता था। बहुत अकेले रहने में बहुत प्रॉब्लम थी मुझे। ये जब से आया, ये कॉलेज जाता है, जॉब करता है, मेरे साथ रह रहा है 3-4 साल से। माई लाइफ हैज़ बिकम वेरी स्मूथ। मुझे मालूम है 5-10 साल और जीऊँगा। मुझे डर है कि ये अगर मुझे छोड़ के चला गया, मेरा तो बैंड बज जाएगा। मे बी आई हैव मनी, मे बी आई हैव सर्वेंट्स, बट ये होने के कारण मुझे बहुत सपोर्ट रहता है। तो ये अगर मेरे से कोई कॉन्ट्रैक्ट करे और कुछ अनफेयर एडवांटेज ले, मैं इसको ना नहीं बोल पाऊँ। मुझे डर है अगर ना बोला तो भाग जाएगा, तो छोड़कर मुझको। हाय, मेरा गुजारा कैसे चलेगा अकेले? सो आई एम सफरिंग फ्रॉम सम काइंड ऑफ इन्फॉर्मिटी बिकॉज ऑफ एज, बिकॉज ऑफ सिकनेस। सो ये अनफेयर एडवांटेज लेता भी है तो मैं इसको मना नहीं कर पाता। इंडिया में रिलीजियस केसेस बहुत सारे हैं जिसमें रिलीजियस गुरु ने अनड्यू इन्फ्लुएंस एक्सरसाइज करके पूरी प्रॉपर्टी डिसाइपल की हड़प ली है। फिर डिसाइपल को एहसास हुआ कि उसके साथ अनड्यू इन्फ्लुएंस एक्सरसाइज हुआ है और उसने कोर्ट में अपील किया और प्रूफ किया है कि गुरुजी ने ऐसे अनड्यू इन्फ्लुएंस एक्सरसाइज किया था। तो कोर्ट ने भाई उधर वो डील एग्रीमेंट कैंसिल कर वापस प्रॉपर्टी डिसाइपल को दिलवाई है। ऐसे nth नंबर ऑफ केसेस इंडिया में हुआ। इंडिया में रिलीजन के नाम पर आप कुछ भी भाई करवा लीजिए लोगों से। आप लोगों को बोल दीजिए, ए भाई तेरा लाइफ देख, यहाँ पे जैसा भी है, ऊपर एकदम 5 स्टार फैसिलिटी। बोला बुकिंग करना है, बोला हाँ बुकिंग करना है, बोला हम स्वामी एजेंट है भगवान का, हम करेगा। क्या करेगा प्रॉपर्टी वगैरह का? दे आश्रम के नाम कर। बोला फिर मेरा क्या होगा? बोला देख तेरा तो कोई है नहीं, और आश्रम के नाम से प्रॉपर्टी वगैरह कर दे, आश्रम में रहना, खाना पीना, मौज करना। तो अपनी 50 करोड़ की प्रॉपर्टी आश्रम के नाम करके एक कमरा मिल गया आश्रम में, रहता है सुबह शाम अपने एज के लोगों के साथ, बड़ा खुश है, बुजुर्ग आदमी। 2-3 साल हो गए रहते हुए। एक दिन टीवी देख रहे थे, कम्युनिटी हॉल में देखा बाबा जी स्टिंग ऑपरेशन में एक आदमी के साथ पकड़े गए। आजकल बाबा जी लोग लड़की लोग के साथ भी नहीं पकड़ा जाता है, आदमी आदमी को परेशान कर रहा है। अभी पीछे जलंधर के एक बाबा जी थे, क्या बताएं आपको, पकड़े गए थे अभी बाबा जी। तो भ्रम टूटा, फिर भाई उधर कोर्ट में बात गई, बोला वापस दिलवाओ प्रॉपर्टी, वापस दिलवाई गई प्रॉपर्टी। अनड्यू इन्फ्लुएंस के अंदर भाई बहुत कुछ होता है। इफेक्ट्स ऑफ अनड्यू इन्फ्लुएंस क्या होते हैं भाई? मेरे साथ अगर अनड्यू इन्फ्लुएंस एक्सरसाइज हुआ एंड आई थिंक यार ये डॉक्टर है, इसने इतने एहसान किया मेरे साथ, छोड़ नहीं, हटा, कंटिन्यू करता हूँ कॉन्ट्रैक्ट, वैलिड है। बट अगर बोलता हूँ नहीं, अनड्यू इन्फ्लुएंस एक्सरसाइज हुआ, अनरीजनेबल काम किया, डॉक्टर साहब ने गलत किया, मुझे मेरा हक वापस चाहिए, तो मुझे ही कोर्ट में प्रूव करना पड़ेगा कि मुझ पर अनड्यू इन्फ्लुएंस एक्सरसाइज हुआ था। द ओनर्स ऑफ प्रूविंग लाइज ऑन दैट पार्टी जो क्लेम कर रही है कि हाय मुझे रिलीफ दे दो, हाय मुझे इससे छुटकारा दे दो। तो छुटकारा चाहिए तो आप ही प्रूव करिए आपके साथ अनड्यू इन्फ्लुएंस एक्सरसाइज हुआ। तो वो करते वक्त आपको क्या बातें प्रूफ करनी पड़ेंगी? 3 बातें, कि एक पार्टी का सुपीरियर और सफर करने वाले का, जिसको तकलीफ हुई, उसका इंफीरियर पोजीशन था। नंबर 2, उसने अपनी सुपीरियर पोजीशन का मिसयूज कर
मिसयूज किया है, नंबर 2। तीसरी बात प्रूव करनी पड़ेगी कि वो जो डील है उसमें वो जो जिसने अनड्यू इन्फ्लुएंस एक्सरसाइज किया है उसने अनफेयर एडवांटेज लिया, अनरीजनेबल काम किया है। ये तीनों बातें आप ही को प्रूव करनी पड़ेगी, तो जाकर भाई उधर आप कॉन्ट्रैक्ट अवॉइड कर सकोगे, नहीं तो नहीं। कुछ सिचुएशंस में कोर्ट मान लेता है, प्रिज्यूम कर लेता है। प्रिजम्पशन वर्ड प्रिज्यूम से आया है, और प्रिज्यूम मैंने बताया था आपको कभी ना कभी प्री प्लस एज्यूम से बना है। सर ये क्या कर रहे हैं? प्रिज्यूम का संधि विच्छेद कर रहा हूँ। सर इंग्लिश में भी संधि विच्छेद, हाँ जी इंग्लिश में भी संधि विच्छेद होता है। तो प्री प्लस एज्यूम से प्रिज्यूम बना है। तो इन सिचुएशंस में तो सर खाली जिसमें भी अनड्यू इन्फ्लुएंस वाला सुपीरियर इन्फीरियर पोजीशन हो उसमें अनड्यू इन्फ्लुएंस एक्सरसाइज होता है, दूर बुका, ऐसा थोड़ी बोला हम। मैं बोल रहा हूं वो पोजीशन है अनड्यू इन्फ्लुएंस एक्सरसाइज किया और अनरीजनेबल कोई काम हुआ है, ये सब बातें प्रूफ करनी पड़ेंगी। खाली वो रिलेशनशिप वैसी है तो अनड्यू इन्फ्लुएंस एक्सरसाइज हुआ होगा ऐसा कोई जरूरी नहीं है। तो क्या क्या मैं कोर्ट बोलता हम मान लेंगे। फादर सन, डॉक्टर पेशेंट, लॉयर या सॉलिसिटर एंड क्लाइंट, रिलीजियस गुरु डिसाइपल। आप मेरे फादर नहीं हैं, कौन है आप? मेरे मामा जी। मामा जी फादर क्या हुआ, वो बहुत ओल्ड हो गए हैं और मैं 15 साल का हूं, आपके पास रहता हूं, तो आप कौन हो गए? मेरे गार्डियन, गार्डियन गार्ड करने वाले। और मैं क्या हो गया आपका? वार्ड, WARD, वार्ड। गार्डियन मतलब संरक्षण करने वाला, वार्ड मतलब संरक्षित, जिसकी रक्षा की जा रही। यहां पर भी हो सकता है। और सर फियांस, फियांसी, हमारी आपकी एंगेजमेंट हुई है, शादी नहीं हुई है भाई, एंगेजमेंट हुआ है। किसकी सुपीरियर पोजीशन है इंडिया में? फियांस की, लड़के वाले की। लड़की वाले के यहाँ शादी टूटने से बहुत झमेला मानते हैं। सर हस्बैंड वाइफ नहीं, सर हस्बैंड सुपीरियर वाइफ इंफीरियर। लॉ बोलता हम लोग खुद कंफ्यूज हैं। बट अगर वो अनमैरिड है, एंगेज्ड है, फियांस एंड फियांसी है, तो सुपीरियर इंफीरियर पोजीशन होगी। और भी एक बताना था मुझे भाई, मान लीजिए मैं 90 साल का बूढ़ा हूं, मेरे ग्रैंड चिल्ड्रन हैं, ग्रैंड चिल्ड्रन, एक 10 साल का, एक 15 साल का है, और मेरे बच्चे नहीं है भाई, वो सब फैमिली छोड़ के चले गए, मैं ही देखभाल करता हूं। अगर मैं मर गया तो उनका ख्याल कौन रखेगा? तो मैंने एक प्रॉपर्टी की जिम्मेदारी इनके सपोर्ट कर दी। बोला प्रॉपर्टी है, इससे जो भाड़ा आएगा मेरे ग्रैंड चिल्ड्रन को बड़ा करने में, स्कूल की एजुकेशन वगैरह में आप पैसा यूज करना। तो इनको मैंने ट्रस्टी बना दिया, और बच्चे क्या है? बेनिफिशियरी। ट्रस्टी की सुपीरियर पोजीशन, तो अपनी पोजीशन का मिसयूज कर सकता है। और वो जो बच्चे हैं, मेरी डेथ हो गई, आई एम डेड, वो ख्याल कौन रख रहा है? आप ही रख रहे हैं। हर महीने या हर हफ्ते पैसे उनको देने कौन जाता? आप पहुंचाते हो। तो ट्रस्टी और बेनिफिशियरी सुपीरियर इंफीरियर वाला, अनड्यू इन्फ्लुएंस वाला पोजीशन हो सकता है। कहां लॉ बोलता है कि सुपीरियर और इंफीरियर अनड्यू इन्फ्लुएंस वाली भाई सिचुएशन नहीं है? कहां बोलता है लॉ? बोला आप अगर लैंडलॉर्ड है, मकान मालिक, और मैं आपका टेनेंट हूं, हमें से सुपीरियर कौन, इंफीरियर कौन? बोला कोई नहीं। बोला आपने मुझे माल बेचा है तो आप क्रेडिटर हो गए, मैंने आपको पैसे देने हैं तो मैं डेटर हो गया। तो आपने माल बेचा है, आपकी सुपीरियर पोजीशन। सर रियलिटी क्या है? रियलिटी जिसने पैसे देने हैं उसकी सुपीरियर पोजीशन है। भाई पैसा चाहिए ना तेरे को तेरा? बोला हाँ। बोला चुप कर, जैसा हम बोलता वैसा करनी तो पैसा नहीं मिलेगा।
रियलिटी ऑफ लाइफ इज लाइक दैट। नहीं, मैं मजाक कर रहा हूँ। लॉ बोलता है क्रेडिटर और डेटर में क्या सुपीरियर इन्फीरियर, कुछ नहीं, कोई सुपीरियर इन्फीरियर नहीं। हस्बैंड वाइफ, रुक जाइए रुक जाइए रुक जाइए, अगर वाइफ पर्दा नशी औरत है, उर्दू का वर्ड है पर्दा नशी। सर जितनी भी औरतें बुर्का पहनती हैं मुस्लिम कम्युनिटी की, वो पर्दा नशी, मुस्लिम हो हिंदू हो, अगर घूंघट निकालती है तो वो भी पर्दा नशी हो सकती है। बुर्का पहनती है तो पर्दा नशी होगी नहीं, वो भी पर्दा नशी हो सकती है। मान लीजिए मैं रजिया बेगम हूं, आई वियर अ बुर्का, किसी ने मेरी आज तक शक्ल नहीं देखी, बट आइनॉक्स में मूवी देखने में जाती हूँ, डेटर्स से पैसा कलेक्ट करने के लिए जाती हूँ, भाड़े पे घर दिए हुए हैं टेनेंट लोगों से पैसा कलेक्ट करने जाती हूँ, सब्जी खरीदने मैं जाती हूँ, शॉपिंग करने मैं जाती हूँ, वो सारे काम करती हूँ जो एक ऑर्डिनरी औरत करती है, बट मैं बुर्का पहनती हूँ या घूंघट निकालती हूँ। एम आई पर्दा नशी? घूंघट पहनने से, बुर्का पहनने से पर्दा नशी नहीं होता है। पर्दा नशी मतलब जो अपने कस्टम्स के कारण एक सेक्लूडेड लाइफ जी रही है औरत। सेक्लूडेड मतलब आइसोलेटेड। वो आपने सुना होगा ना, डोली में घर आई और अर्थी हुई तो घर से गई। सर ऐसा है अभी भी, हिंदूज मुस्लिम्स दोनों में है। देयर आर वुमेन हु आर नॉट अलाउड टू इवन क्रॉस अप देयर घर का ड्यूरी। वो बाहर जाएंगी बहुत रेयरली तो अपने हस्बैंड के साथ जाएंगी, उनको दुनियादारी की कोई खबर नहीं है। दे डोंट नो हाउ टू इंटरेक्ट विद वर्ल्ड, वो इतनी भोली होती हैं, बोथ हिंदूज एंड मुस्लिम्स। हाँ जी, तो ये सेक्लूडेड लाइफ जीती है, इसका मतलब क्या, इनको एक्चुअली दुनिया के साथ इंटरेक्ट करने की समझ क्यों नहीं है? बिकॉज इनको परमिशन ही नहीं है कि लोगों पीपल एट लार्ज के साथ वो इंटरेक्ट करें। तो इनको ना लॉ बड़ा प्रोटेक्ट करता है, क्योंकि चूंकि इनका वर्ल्ड के साथ इंटरेक्शन नहीं है, ये शातिर नहीं होती है, स्मार्ट नहीं होती है, भोली होती है। तो अगर आप पर्दानशी वुमेन, वाइफ इज पर्दानशी वुमेन, तो हस्बैंड की सुपीरियर पोजीशन मान ली जाती है। और हस्बैंड क्या, पूरी दुनिया की सुपीरियर पोजीशन मानी जाती है, और उसको प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ स्पेशल लॉज हैं। तो सर वो क्या है, वो अभी आएंगे थोड़ी देर तक, मैं बताता हूँ, इसी चैप्टर में डिस्कस करने पड़ेंगे। ओके, अब आप ये देखिएगा, अनड्यू इन्फ्लुएंस जब एक्सरसाइज होता है, मैंने आपको बोला मेरे पर एक्सरसाइज हुआ, तो मेरे पास पहला ऑप्शन क्या था, आई लेट इट गो, कोई बात नहीं, मतलब मैं कॉन्ट्रैक्ट को बोलता हूं चलने दो, तो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है। बट अगर मैं बोलता हूं कि नहीं मेरे पे अनड्यू इन्फ्लुएंस एक्सरसाइज हुआ, बचाओ दुहाई, तो मुझे 3 बातें प्रूव करनी पड़ेंगी। नंबर 1 कि आपकी सुपीरियर पोजीशन थी। नंबर 2 कि आपने उस पोजीशन का मिसयूज किया, आपने मेरा विल डोमिनेट किया। नंबर 3 और आपने एक अनफेयर एडवांटेज लिया। ये तीनों बातें मुझे प्रूव करनी पड़ेगी। तो ये प्रूविंग हमेशा किसको करनी पड़ती है, जो रिलीफ चाहता है। कोई एक्सेप्शन है इसका? हाँ जी है, मैं बताता हूं एक्सेप्शन का है। हम एक गांव में हैं और आप गांव के मनी लेंडर हो, मनी लेंडर, और आपके बारे में फेमस है कि आप अगर किसी की पैसे की जरूरत समझ लो ना, तो फिर आप अनाप शनाप एक्सेसिव, एक्सेसिव के लिए वर्ड है जी एक्सॉर्बिटेंट, रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज कर लेते। नॉर्मली आप अगर कहीं पे लोन लेने जाते हैं ना बैंक से, तो बैंक कितने % ब्याज पर आपको पैसे देता है? साल का 12%, 15%, 20%। बाजार से लेने जाएंगे तो कितना जी उधर 25%, 24%, 36%। 36% मतलब एक महीने का कितना,
3%, 36% 12 मंथ्स का, तो एक महीने का रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो गया? 3%। मनी लेंडर बोलता है आपसे चार्ज करेगा 120% इंटरेस्ट। मतलब अगर 1 लाख रुपया मैं आपसे लेता हूं तो मुझे 1 साल के बाद 1 लाख प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट का 1,20,000, 2,20,000 जो है मुझे वापस करना पड़ेगा। अरे बाप रे बाप, कितना एक्सेसिव इंटरेस्ट। तो आपकी सुपीरियर पोजीशन थी। देखिए नॉर्मली लैंडलॉर्ड टेनेंट की, लेंडर और बॉरोवर की सुपीरियर इंफीरियर नहीं मानी जाती, बट यहां पर सिचुएशन ऐसी है कि मेरे पास लोन लेने का कोई रास्ता नहीं, गांव में आप ही हैं और आपने एक डील किया मेरे साथ, और मैं बोल रहा हूं मेरे साथ अनड्यू इन्फ्लुएंस एक्सरसाइज हुआ। इस केस में हो सकता है कि मुझे प्रूव नहीं करना पड़े कि आपने अनड्यू इन्फ्लुएंस एक्सरसाइज किया। आपको प्रूव करने के लिए कोर्ट बोल दे तेरा सुपीरियर पोजीशन है, लेंडर और बॉरोवर में होता नहीं है, बट तुम्हारे गांव में तो और कोई है ही नहीं है पैसा देने वाला, तुमने मिसयूज नहीं किया पोजीशन ये एस्टैब्लिश कर। तो मैं क्लेम कर रहा हूं कि मैं अनड्यू इन्फ्लुएंस भाई मेरे पर हुआ है, वह प्रूफ करने को आपको कोर्ट बोलेगा कि तूने अनड्यू इन्फ्लुएंस एक्सरसाइज नहीं किया है, प्रूफ कर, और नहीं कर सकता है तो ये डील कैंसिल। आप समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूं? तो बहुत रेयर केसेस में रिवर्स बंदे को बोला जाएगा उल्टी तरफ कि भाई तू प्रूफ कर तूने अनड्यू इन्फ्लुएंस एक्सरसाइज नहीं किया। आप समझ रहे हैं भाई? तो मैं चाहता क्या हूं, आप एक बात समझे, अनड्यू इन्फ्लुएंस में बर्डन ऑफ प्रूफ देखिएगा, बर्डन ऑफ प्रूफ बुक खोलिए जरा। अनड्यू इन्फ्लुएंस में बर्डन ऑफ प्रूफ मिला आपको, उसके पॉइंट 1 2 3 तक एब्सोल्यूट लाइन बाय लाइन रीडिंग है। उसके बाद जो आप देख रहे हैं ना, एक पूरा पेज है कॉन्ट्रैक्ट्स विद पर्दानशी वुमेन के पहले तक 25-30 लाइनें लिखी हुई। सुनिएगा क्या बोल रहा हूं, कॉन्ट्रैक्ट्स विद पर्दानशी वुमेन पढ़ने को नहीं बोल रहा हूं, उसके पहले जो लिखा हुआ है बर्डन ऑफ प्रूफ 1 2 3 के बाद, वो आप कैजुअल रीडिंग मार लेंगे, मेरा काम चल जाएगा। बट बर्डन ऑफ प्रूफ 1 2 3 तक एक एक लाइन समझ में आनी चाहिए, वहां तक पूरा ध्यान से पढ़िए। फिर बर्डन ऑफ प्रूफ 1 2 3 जहां खत्म होता है वहां से लेकर पर्दानशी वुमेन के पहले तक एक कैजुअल रैपिड रीडिंग मारेंगे, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाइएगा वहाँ, क्योंकि उसमें बहुत सारी टेक्निकल बातें हैं जो हमारे लेवल के लिए भाई काम नहीं आती हैं, बट आप पढ़ लीजिए, क्योंकि क्यों आपको छोड़ने को बोले। तो एक रीडिंग जरा मारिए भाई, उधर मैं वेट कर रहा हूँ। एड्यूस्ड इज डिड्यूस्ड, मतलब कंक्लूडेड, निष्कर्ष निकाला जा सकता है, नतीजा निकाला जा सकता है। सो एड्यूस्ड और डिड्यूस्ड या कंक्लूडेड इज वन एंड सेम ओनली। क्या बोल रहे भाई साहब? स्ट्रिंजेंसी, स्ट्रिंजेंट मतलब होता है स्ट्रिक्टली कोई चीज को फॉलो करना, या आपको लॉस को स्ट्रिंजेंटली फॉलो करना पड़ेगा। तो स्ट्रिंजेंसी मतलब लॉ का कड़ापन, वो लागू हो आप पर, वो कड़ाई से लागू हो, तो बोलते हैं स्ट्रिंजेंटली लॉ फॉलो हो रहा है। सेंस बन रहा है? हाँ जी। तो स्ट्रिंजेंसी मतलब लॉ के लागू होने की कड़ाई, कड़ापन। बोल रहे हैं चार्जिंग हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट इज नॉट अनकॉन्शियनेबल, दैट इज अनरीजनेबल। आपको भाई लोन देते वक्त 60%, 70%, 80% ब्याज चार्ज कर रहा है, साल का, महीने का 10% चार्ज कर रहा है, इट मे नॉट बी अनरीजनेबल। तुमको नहीं लेना मत लो, बट मैंने एक सिचुएशन क्रिएट की थी। मैंने बोला था कि हम गांव में हैं और गांव में फंड्स मिलने का और कोई सोर्स नहीं है,
इकलौता मनी लेंडर है और उसके बारे में फेमस है कि उसको जब मौका मिलता है किसी की ज़मीन हथिया लेता है, कभी किसी का एसेट सीज कर लेता है, कॉन्फिस्केट कर लेता है, उसके बारे में पॉपुलर है। बोला उस सिचुएशन में अगर हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज होता है तो मे बी अनड्यू इन्फ्लुएंस की बात उठ सकती है। वहां पे भी मैं मे बी ही बोल रहा हूं। तो मैंने सिचुएशन क्रिएट किया, आप पढ़िए उसको ध्यान से। बोला जनरली इट मे नॉट बी बाई अनरीजनेबल सिचुएशन, अनड्यू इन्फ्लुएंस वाला सिचुएशन, बट इट मे बी अंडर सर्टेन सर्कमस्टांसेस। भाई साहब कुछ और पूछना है? यही पूछ रहे हैं। हाँ, हाँ? रिबटिंग, रिबट का मतलब होता है कैंसल। हट, रिबट, कैंसल, रिबटिंग। ठुकरा देना, हटा देना, रिमूव कर देना। प्लीज समझिएगा ऑल ऑफ यू। बुक्स बंद कर दीजिए कम से कम 15-20 मिनट के लिए। कॉन्ट्रैक्ट्स विद पर्दा नशी वुमेन के बारे में अपने को क्या समझना है जी? देखिए, पर्दा नशी वुमेन डज नॉट बिकम पर्दा नशी simply because she is wearing a burqa, she is wearing a hijab, or she is taking out a ghungat. Pardanashi woman is one who is not allowed because of their special custom to interact with world at large. जो एक अलग थलग जिंदगी बिताती है, secluded मतलब isolated जिंदगी, अलग थलग, लोगों से इंटरेक्शन नहीं होता उसका। तो एक औरत जो अपने किराएदार से किराया मांगने जाती है, सब्जी वाले से सब्जी खरीदने बाजार जाती है, इलेक्ट्रिसिटी बिल भरने के लिए लाइन में खड़ी हो जाती है, वर्ल्ड के साथ इंटरेक्ट करती है, बट बुर्का और ये पहनती है, वो पर्दा नशी वुमन नहीं है। उसके कोई स्पेशल राइट नहीं है। भाई जरा ख्याल करिएगा। बट अगर वो पर्दा नशी है सच में, तो किसी के साथ भी डील कर ले, वर्ल्ड का कोई भी बंदा, उसकी पोजीशन सुपीरियर मानी जाती है। माना जाता है, मैंने आपको बोला ना भाई कि मैं रजिया बेगम या मैं भाई उधर शर्मीली कुमारी घूंघट वाली, वर्ल्ड के साथ इंटरेक्शन नहीं है। जो भी आप अगर मेरे साथ एक कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं तो आपकी सुपीरियर पोजीशन है। आपने अगर भाई कॉन्ट्रैक्ट बनाते वक्त मेरे भोलेपन का फायदा उठा लिया, अनफेयर एडवांटेज लिया, और मैं खड़ी हो गई कि जज साहब दुहाई, मेरे साथ अनड्यू इन्फ्लुएंस हुआ है। नॉर्मली क्या होता है कि जो बोलता है मेरे साथ अनड्यू इन्फ्लुएंस हुआ है, उसी को प्रूफ करना पड़ता है कि किस तरह सामने वाले की पोजीशन सुपीरियर थी, उसे उसका मिसयूज किया, अनफेयर एडवांटेज लिया। ये सब किसको प्रूफ करना पड़ता है? जो क्लेम करता है हाय मेरे साथ अनड्यू इन्फ्लुएंस हुआ।
बट यहाँ पर उल्टा ही होता है, यहाँ पे सामने वाले को प्रूफ करने को बोला जाएगा कि तूने इस लेडी के साथ अनड्यू इन्फ्लुएंस एक्सरसाइज नहीं किया, तू प्रूफ कर। बैंड बज गया आपका, तो प्रूव ही नहीं कर पाएंगे आप, और वो लेडी बच जाएगी कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट करने से। तो अनफेयर उसको प्रोटेक्शन भाई प्रोवाइड करता है। देखिए अनफेयर क्यों होता है, बिकॉज यहाँ मिसयूज होता है। आप अगर हिंदू हैं या मुस्लिम हैं, एक पर्दानशी वुमेन के साथ डील कर रहे हैं, तो सावधान, कभी भी वो खड़ी होकर बोल दे कि भाई मेरे साथ अनड्यू इन्फ्लुएंस एक्सरसाइज हुआ है, तो प्रूव उसको नहीं करना है, वो आपको करना है कि आप नहीं जज साहब मैंने अनड्यू इन्फ्लुएंस एक्सरसाइज नहीं किया। इसलिए लोग डरते हैं पर्दा नशी वुमेन के साथ डील करने में। हाँ जी दीदी, वो डील तो कर ही सकती है। मैं ये बोल रहा हूँ उसकी जो ऑर्डिनरी लाइफ है उसमें जो काम है, अब प्रॉपर्टी मेरे नाम है, रजिया बेगम के नाम, अब वो तो मेरे को डील करनी पड़ेगी ना आपके साथ। अब वो ठीक है कि आई डोंट गो टू मॉल्स, आई डोंट डू कलेक्शन फ्रॉम माई टेनेंट्स, आई लिव अ सेक्लूडेड लाइफ, बट रजिस्ट्री होगी, लैंड ट्रांसफर होगा, उसमें तो मुझे भाई जाना पड़ेगा ना भाई। पर्दानशी वुमन ये नहीं कि उसको बांध के घर में रख दिया है, शी इज नॉट इंटरेक्टिंग विद वर्ल्ड एट लार्ज, यू अंडरस्टैंडिंग। तो इफ इट कैन बी एस्टैब्लिश नहीं है तो ऑर्डिनरी औरत के जैसे सब कुछ करती है, जो बुर्का नहीं पहनती, जो लेडीज नॉर्मल होती है, बसों में जाती है, घूमती है, फिरती है भाई, उधर लोगों से मिलती है, जुलती है, लेक्चर्स अटेंड करती है, ट्यूशन क्लासेस जाती है, सब कुछ तो करती है। ये कैसे पर्दानशी, देन बच गए, बट अदरवाइज शी इज एक्चुअली लिविंग अ सेक्लूडेड लाइफ। तो उसके खड़े होकर बोलने पर कि अनड्यू इन्फ्लुएंस एक्सरसाइज, वो आपको प्रूव करना पड़ेगा कि आपने नहीं किया। आप समझ रहे हैं? तो ये लॉ भाई उधर आपको समझ लेना चाहिए। तो कोअर्शन और अनड्यू इन्फ्लुएंस के बेसिक डिफरेंसेस भी आपको समझ में आने चाहिए। पहला डिफरेंस समझिएगा, कोअर्शन में यू थ्रेटन कि आप कुछ क्रिमिनल काम करोगे, कोई ऑफेंस करोगे। अनड्यू इन्फ्लुएंस में कोई धमकी ऐसी थ्रेट नहीं होती, वो अपनी सुपीरियर पोजीशन मिसयूज करके भाई काम करा लेते हैं। दूसरी बात, कोअर्शन में फिजिकल वायलेंस इन्वॉल्व हो सकता है, मेंटल भी होता है बट अनड्यू इन्फ्लुएंस में खाली सुपीरियर पोजीशन यूज करके सामने वाले का विल कंट्रोल, तो प्योरली मेंटल इन नेचर होता है। कोअर्शन फिजिकल मेंटल दोनों हो सकता है, फिजिकल ज़्यादा होता है। करेगा कि नहीं, लगाऊं एक झापड़, एक्सेप्ट करेगा कि नहीं, मारपीट चालू कर दिया, वो कोअर्शन है भाई। कोअर्शन में इंटेंशन होता है किसी को कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करवा लिया जाए। अनड्यू इन्फ्लुएंस में कॉन्ट्रैक्ट एंटर करने को सामने वाला राजी है, आप अनफेयर एडवांटेज लेने की कोशिश करो, एंटर कराने के लिए नहीं। कोअर्शन एंटर कराने के लिए कॉन्ट्रैक्ट में, और अनड्यू इन्फ्लुएंस अनफेयर एडवांटेज लेने के लिए। पार्टी तो आपके साथ डील करने को रेडी है। कोअर्शन में क्रिमिनल एक्ट इन्वॉल्व होता है, अनड्यू इन्फ्लुएंस में कोई क्रिमिनल एक्ट इन्वॉल्व नहीं होता है। डिफरेंस पढ़ के हम लोग समझ सकते हैं। अब भाई उधर मेन मुद्दा क्या है, इसको डिस्कस करें। 7-8 मिनट रुकोगे ना भाई? ओके भाई, एक कतार में बच्चा टॉयलेट जाने के लिए, और भी कोई है क्या? 2 एंड देन 3। ओके, उसके बाद देखते मिस रिप्रेजेंटेशन एंड फ्रॉड। भाई बात समझिएगा, रिप्रेजेंटेशन का ऑर्डिनरी मीनिंग क्या होता है? आप जब कोई भी चीज बेचने की कोशिश करते हो तो बेचते वक्त बहुत सारी बातें आप होने वाले खरीदार को बोलते हो। कुछ ऐसी होती हैं जिनको सुनकर वो अट्रैक्टेड हो जाता है आपके साथ डील करने के लिए, और कुछ ऐसी होती हैं जो कोई भी सेलर बोलता है, लो जी हमारा प्रोडक्ट तो सबसे बढ़िया है, इससे बढ़िया तो मार्केट में आपको कुछ मिलेगा ही नहीं।
भाई मेरे प्रोडक्ट से बढ़िया कोई मिल जाए ना तो बता दीजिएगा, मैं धंधा छोड़ दूंगा, मेरा प्रोडक्ट सबसे बढ़िया। तो देर आर सर्टन स्टेटमेंट्स which are said and which do not influence a buyer to decide कि भाई whether उसको कॉन्ट्रैक्ट एंटर करना है नहीं करना। बट कुछ स्टेटमेंट ऐसी होती है जिनको सुनकर बायर इंड्यूस्ड हो जाता है, अट्रैक्टेड हो जाता है, इंस्पायर्ड हो जाता है कि चल यार मैं डील एंटर कर लूं। आप प्रेशर कुकर बेच रहे हैं, आपने बोला ये फुल एल्यूमिनियम बॉडी है, ये मेरे लिए अट्रैक्टिव क्यों है? बिकॉज एल्यूमिनियम इज परहैप्स द बेस्ट अवेलेबल कंडक्टर ऑफ हीट। चीज़ें भाई, खाना फटाफट बनता है, फ्यूल की सेविंग होती है।